टॉपिक जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ा था। दूसरा हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, दैट इज एंजाइम्स एंड ड्रग्स के बीच में कैसे इंटरेक्शंस होता है और ड्रग्स एंड रिसेप्टर्स के बीच में कैसे होता है। गॉट इट? आज हम थेरापेटिक एक्शंस ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंटासिड ड्रग्स क्या करते हैं और एंटाहिस्टामाइन ड्रग्स क्या करते हैं। तो एंटासिड की पहले सबसे बात करते हैं। तो और प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेस इरिटेशन एज वेल एज पेन एंड दिस इज नोन एज एसिडिटी। तो हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इन सब केसेस अल्सर्स आर डेवलप इन स्टमक, इट इज वेरी डेंजरस। ओके, अगर कंटिन्यूसली एसिडिटी रहता है ना, तो हमें चेक करना पड़ता है कि स्टमक में अल्सर्स हुए कि नहीं हुए। अगर कंटिन्यूस एसिडिटी रहता है तो ओके, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसकी हमें रेमेडीज देखनी पड़ती है। बट द थिंग इज कि स्टमक कंटिन्यूस एसिडिटी की वजह से, कंटिन्यूस ओवर एसिड प्रोडक्शन की वजह से स्टमक के अंदर क्या हो जाते हैं? अल्सर्स हो जाते हैं। Until 1970 only treatment for this acidity was administrations of antacid। 1970 तक लोग एसिडिटी से बचने के लिए क्या करते थे? एंटासिड्स का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको ऐड करना, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब व्हाट? NaOH, दैट इज बेस, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस और नो? However, excessive hydrogen carbonate can be make the stomach alkaline। कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यूज किया जाता था, बट मेटल कार्बोनेट भी यूज कर सकते थे, और उसमें भी खास सबसे फेमस वन NaHCO3 नाइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। उसको भी यूज कर सकते थे, ये भी बेस है। लेकिन अगर इसका एक्सेस यूज करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो स्टमक का जो मीडियम है वो अल्काइन हो जाएगा। एसिडिक में से क्या हो जाएगा? अल्कलाइन। बट आपको पता है कि स्टमक का मीडियम एसिडिक रहना चाहिए, तभी तो पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पे। ओके, एसिडिक मीडियम चाहिए, बैक्टीरिया किल तभी होंगे जब वो मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। तो ये अल्कलाइन हो जाएगा एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ C1, और उसको एसिडिक बनाने के लिए नेचुरल फिनोमिना से स्टमक में से वापस एसिड, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? तो मेटल हाइड्रोक्साइड, इसलिए कार्बोनेट की जगह पे मेटल हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव बिकॉज दे बीइंग इनसॉल्युबल एंड दिस डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव द न्यूट्रलिटी। ये हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं? ओवर पीएच को, ओवर पीएच जो है, ज्यादा पीएच जो है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, फिर उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं करते मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल कार्बोनेट यूज करते हो तो वो अल्कलाइन में भी कन्वर्ट कर देता है, पर मेटल कार्बोनेट घर पे होता है बेकिंग सोडा। तो अगर हम जानबूझ के तुरंत रिलीफ के लिए, एसिडिटी के रिलीफ में बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं घर में, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ज्यादा ना हो जाए, या जो कर रहा है उसके लिए हमें ध्यान, अपने रिलेटिव के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ध्यान रखना है कि एक गलत हैबिट है। वैसे हम तो मार्केट से इनो लाने के लिए ही प्रेशराइज है, कुछ भी होता है घर में इनो होती है, अगर एसिडिटी प्रॉब्लम चलता रहता है तो फिर उसमें हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो वो एसिडिटी को सिर्फ न्यूट्रल लेवल तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? न्यूट्रल। दिस ट्रीटमेंट कंट्रोल ओवर सिम्टम्स एंड नॉट द कॉजेस। देखो, ये जो ट्रीटमेंट हमने ली, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। आपने वो ऐड तो सुना होगा ना, बराबर? वो 6 सेकंड के बाद आपको सिम्टम्स में से रिलीफ देता है, क्योंकि उसने क्या किया, जो एक्सेस एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो पेन था वो स्टॉप हो गया। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि रात को आपको पेन नहीं होगा, या नेक्स्ट डे नहीं होगा, या 1 मंथ बाद नहीं होगा, होगा वापस। अगर और एसिड प्रोडक्शन हुआ तो एसिडिटी का प्रॉब्लम वापस होगा। इसलिए हम इनो की बोतल लाते हैं बार बार, वो पाउच कौन लाए? क्योंकि एक बार स्टॉप हुआ तो दूसरी बार होने ही वाला है। गॉट इट? तो ये सिम्टम्स को रिलीफ करता है, उसके कॉसेस को नहीं। वो नहीं देखता है, या वो वहां पे एक्ट नहीं करता है जहां से उसके कॉसेस है। गॉट इट ना? So therefore, with this metal salt, patient can not treated easily. In advanced stage, ulcers become life-threatening, and it is only the treatment is removal of the affected part of stomach.
अगर एसिडिटी को इग्नोर किया जाए, घर में ध्यान देना आप लोग, है ना, आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई है और एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल की हो चुकी है, तो ज्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं होते हैं, मैं मानता हूँ कि पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा तो मेडिसिन ही है, बट द थिंग इज व्हाट कि क्योर कर लेना चाहिए। अगर घर में कोई देखो, क्योंकि आपके आपके मशीन में नहीं आएगा अभी खराबी, अभी तो आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना, जब वो पुराना होगा आफ्टर 25-30 में काफी बार बोलता हूँ, तब जाके क्या होगा, ट्रबल स्टार्ट हो गए। तो घर में अगर हमारे फैमिली मेंबर में किसी को बार बार एसिडिटी की कंप्लेन आ रही है तो चेकअप के लिए ले जाना है। और चेकअप क्या करवाना है, स्टमक सही है कि नहीं, क्योंकि स्टमक के इनर पोर्शन में अगर अल्सर्स हुए तो उस पार्ट को निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सर्जरी करनी पड़ती है, उस पार्ट को निकालना पड़ता है। बात क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं तो फिर वो उसको पूरी लाइफ टाइम पेन देगा। और एसिडिटी का पेन खराब ही होता है, ऐसा नहीं कि बस अच्छे से थोड़ा सा कीड़ी ने झटका लगाया वैसा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। सो दिस इज द थिंग, हमें इतना ध्यान रखेंगे और हमारे लिए तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, अ मेजर ब्रेक थ्रू in the treatment of hyperacidity came through the discovery according to which a chemical histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in a stomach. Okay, एक केमिकल है बॉडी के अंदर जिसका नाम है हिस्टामाइन। क्या नाम है? हिस्टामाइन। जब पता चला कि स्टमक के अंदर पेप्सिन जो है वो उसका सेक्रेशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन कौन करता है? हिस्टामाइन। कौन करता है? हिस्टामाइन। स्टमक के अंदर एक सेक्रेशन का मैसेज किसके पास रहा हुआ है? हिस्टामाइन। जब लोगों को ये पता चला तो फिर ड्रग्स निकल के आई, एंटी हिस्टामाइन। ये ड्रग अब वो हिस्टामाइन केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर देगा, हिस्टामाइन ही इनएक्टिव हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा नहीं। ओके, so the drug which is named as cimetidine, ओके, बहुत ही आईएमपी एमसीक्यू की कैटेगरी बनेगी, ड्रग्स एंड उसका पर्पस। तो आपको आज से ही, क्योंकि आज ही ऐसा क्वेश्चन आया ना जिसमें पहले ड्रग का नाम आया, तो ड्रग उसका पर्पस, नेम ऑफ द ड्रग उसका पर्पस, जैसे मेडिसिन और उसका पर्पस क्या है, उसका पूरा एक लिस्ट बना देना है। 20 से 25 बनेंगे, बट वो 20 से 25 बनेंगे तो आपका एमसीक्यू का एक मार्क्स कंफर्म है। बात समझ रहे हो? नॉट ओनली बोर्ड, गुड सी बोर्ड जी नी सब में, गॉट इट ना। तो कौन सा नेम ऑफ द मेडिसिन क्या है, ड्रग क्या है? सिमेटिडिन। और इस सिमेटिडिन को दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है? टेगामेट। ओके, दैट वाज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामाइन्स विद द receptors present in the stomach wall, and this resulted in release of lesser amount of acid. So this drug or this medicine is known as antihistamine. Okay, कहाँ पे काम आ रहा है? रिलीफ इन द कॉसेस ऑफ एसिडिटी। ओके, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसके कॉसेस के अंदर रिलीफ करता है, सिम्टम्स में नहीं। क्या है? इंटरेक्शन विथ व्हाट? तो हिस्टामाइन ही तो कॉसेस था ना। हिस्टामाइन जब रिसेप्टर्स ऑफ स्टमक वॉल के साथ रिएक्शन करता था तब जाके क्या जनरेट होता था? हाँ, एसिड। अब वो जो तुम सोच रहा हो हेडिंग से, तो वो अलग है। तुम समझ रहे हो कि एंटी एसिड पढ़ा रहे सर और नीचे एंटी हिस्टामाइन है, तो नीचे जो एंटी हिस्टामाइन है ना, एंटी हिस्टामाइन, वो एलर्जेटिक हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन के दो रोल है, कल भी बताया था मैंने, एक एलर्जी जनरेट कर रहा है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, और दूसरा एसिडिटी। तो हम अभी एसिडिटी के लिए बात कर रहे हैं। एंटी एसिड ड्रग हो तो वो सिम्टम्स को निकालता है, जैसे लाइक इनो, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट। ओके, जनरली इतना अकेला मेटल हाइड्रोक्साइड या अकेला मेटल कार्बोनेट नहीं होता है। जब आप इनो को देखोगे तो सब कुछ होगा मिक्सर में, है ना, पीछे इंटीग्रेट्स लिख के देते हैं ना, उसमें लिखा होता है मेटल हाइड्रोक्साइड भी होता है और मेटल कार्बोनेट भी होते हैं, मिक्सचर होता है, करेक्ट। और ये जो अभी हमने देखा, दैट इज एंटीहिस्टामाइन, दैट इज यूज्ड इन द रिलीफ ऑफ कॉसेस, एसिडिटी के कॉसेस को निकालता है। सिमेटिडिन या क्या नाम है दूसरा? टेगामेट। इट इज इंपोर्टेंट ऑफ ड्रग। ओके, देखो दिस इज द केमिकल कंपाउंड। तो सन फार्मा की भी गोली मिल सकती है और दूसरे कोई और कैडिला भी मिल सकती है। ओके, बट नेम ऑफ दी, मतलब अल्टीमेटली कंपनी के हिसाब से थोड़ा नाम चेंज कर दिया जाएगा प्रोडक्ट का,
लेकिन केमिकल कंपाउंड रिमेन्स है। ओके, थोड़ा कंपनी के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से नाम क्या होगा, चेंज। टेगामेंट एस क्योंकि सन फार्मा ने बनाया, टेगामेंट सी क्योंकि कैडिला ने बनाया। मेरे हिसाब से लॉजिक लगा रहा हूँ, हाँ, तो नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन द थिंग इज व्हाट कि जो केमिकल पर पोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम। ओके, द इंपोर्टेंस ऑफ द ड्रग वाज सो मच दैट इट रिमेन्ड largest selling drug in the world until another drug। जब पता ही नहीं था लोगों को, तो लोगों के पास एंटा एसिड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब ये पता चला कि भाई ये एसिडिटी हिस्टामाइन की वजह से हो रही है, और जब उसकी क्या निकली, ड्रग, एंड दैट इज सिमेटेडिन, और वो वर्ल्ड में हाईएस्ट सेलिंग ड्रग थी। तो जो लोग कितने एसिडिटी से मर रहे होंगे। ओके, वो हाईएस्ट सेलिंग ड्रग तब तक रही जब तक नई नहीं आई इंप्रूव ड्रग, रेनिटेलिन। देखो, एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज अ रिसर्च यूनिट, और वो रिसर्च यूनिट में करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जो अभी चल रहा है उस केमिकल को वापस इंप्रूव करके ऐसा केमिकल बनाते हैं, ऐसी ड्रग बनाते हैं जो हमें काम तो आए, रिलीफ में, पेन रिलीफ है जो भी उसके प्रोसेस को रिलीफ करने में, साथ में बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, कम हार्मफुल हो, साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसे सारे इंप्रूवमेंट करते हैं। आया समझ में? तो दैट इज डन इन अ रिसर्च यूनिट। तो उस वक्त भी नई एक मेडिसिन रिसर्च हुई, नेम ऑफ दैट इज रेनिटिडाइन, एंड जिसको हम जेंटेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंटेक्स। तो अब अगर घर में कहीं पे किसी ने एसिडिटी की दवाई करवाई है और एसिडिटी की टैबलेट्स है, इनो की बात नहीं कर रहा, तो जेंटेक्स कंटेंट आपको शायद दिखने मिल सकता है। गॉट इट? ओके, दिस आर द केमिकल स्ट्रक्चर्स। हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर ऐसा है, सिमेटिडिन का, रेनिटाइडिन का। जब सब कुछ हो जाए तो छूना है, नहीं तो स्किप करना है, क्योंकि आज तक कभी तक पूछा नहीं गया। आया समझ में? बट जी नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। सब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इस पे कभी आएंगे नहीं, बाकी वर्बली पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, एक मिनट।
ओके, तो एंटी एसिड में कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नाउ एंटीहिस्टामाइन. हिस्टामाइन इज अ potent vasodilator. It has a various functions. As for example, it contracts the smooth muscles in a bronchus and gut and relax the other muscles, such as those in the wall of fine blood vessels. तो जहाँ पे guts and bronchus है वहाँ पे muscles को contract कर देता है. ओके, बट जैसे ब्लड वेसल्स है उस मसल को वो क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा. क्या कर देगा? रिलैक्स. हिस्टामाइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नसल कॉक्युलेशंस एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड. कोल्ड हो रहा है उसमें भी किसका हाथ हो सकता है? हिस्टामाइन. एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेस टू अ पोलन, और एलर्जी जो बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जनरेट होती है उसमें भी किसका हाथ हो सकता है? हिस्टामाइन. बट ये हिस्टामाइन वो हिस्टामाइन से डिफरेंट है. वो मतलब एसिडिटी वाला. इज इट क्लियर? हाँ या ना? सिंथेटिक ड्रग्स लाइक ब्रोफेनेरेमाइन. मैंने बोला ना हर एक जगह पे ड्रग्स का नाम आएगा और जहां जहां ड्रग्स का नाम आएगा वहां पे मैं राउंड करूंगा, तो आपको उसका लिस्ट बनाना है. ओके, घर पे जाके, और फिर आपको पता है कैसे याद रहेगा. लिस्ट बन के चिपकेगा और हर रोज पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, और 1 मार्क्स का एमसीक्यू इसमें से कंपलसरी में है. ब्रोमफेनेमाइन, जिसको हम बोलते हैं डाइम टैप. क्या बोलते हैं? डाइम टैप. अनदर नेम है, कॉमन नेम ड्रग्स का. एंड दूसरा है टरफेनेडाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्डेन. एक्ट एज अ व्हाट? एंटीहिस्टामाइन. इनका यूज क्या होगा? तो एलर्जेटिक इंफेक्शंस को रिमूव करता है. गॉट इट? ओके. दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन बाय कंपीटिंग विद द हिस्टामाइन फॉर बाइंडिंग साइट्स. कल बोला था ना ड्रग्स और एंजाइम्स का इंटरेक्शन, उसमें हमने कॉम्पिटिटिव नेचर पढ़ा था. दो एक साथ पहुंच जाएंगे, कंपटीशन करेंगे, ड्रग्स के साथ एंजाइम का कंपटीशन होगा, ड्रग्स जीत जाएगा, है ना? दैट साइट ऑफ द रिसेप्टर्स वेयर द हिस्टामाइन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट. तो वहां पे कंपटीशन होगा. नाउ द क्वेश्चन अराइज इज व्हाई डू अबव मेंशन एंटीहिस्टामाइन्स नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक? क्योंकि दोनों अलग अलग एक्शन है. दोनों अलग अलग एक्शन है, तो एक ड्रग दूसरे ड्रग में दूसरे ऑप्शन के लिए काम आएगा नहीं. अब अगर हम ऐसा सोचे कि एंटीहिस्टामाइन लेने से एलर्जी तो भाग जाएगी, साथ में एसिडिटी भी भाग जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज एंटी एलर्जिक एंड एंटा एसिड ड्रग्स वर्क ऑन अ डिफरेंट रिसेप्टर्स. क्योंकि एलर्जी के रिसेप्टर्स अलग हो गए और एसिडिटी के रिसेप्टर्स अलग हो गए. बात समझ में आई? एंड दैट्स व्हाई दोनों ड्रग्स भी अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करेगी. बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके. बहुत पूछा जाता है और इजी भी है. दैट इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. न्यूरोलॉजिकली मतलब नर्व्स के साथ काम करे, ब्रेन से रिलेटेड हो. यस और नो? तो सबसे पहले होगा उसमें ट्रैंक्विलाइजर्स एंड दूसरा होगा एनालिसिस. तो ट्रैंक्विलाइजर्स किसको बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स आर द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइंड रिलेटेड. ओके, स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सेवर मेंटल डिसीजेज. एक तो स्ट्रेस में रिलीफ देता है. आपने पता नहीं ऐड देखी या नहीं देखी, बाकी सलमान खान ऐड करता था जियो जी पर के रिवाइटल. ओके, है ना? मेरे को तो ऐड ही याद करवानी आपको. तो दैट रिवाइटल पिल्स इज स्लीपिंग पिल, है ना? वो जियो जी पर के रिवाइटल में क्या बता रहा है? वो एक स्लीपिंग पिल से या स्ट्रेस रिमूविंग पिल है. जो ओल्ड एजिस पीपल्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ओके, उनको एजिस के साथ स्ट्रेस बढ़ता जाता है. जब खास करके बिजनेसमैन को बोले लगता है, देखो एक जॉब पर्सन और बिजनेसमैन के लाइफ में इतना फर्क है. जॉब पर्सन को सारी चीजें नहीं मिलेगी तो उसको स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि वो सुबह में जॉब करने जाएगा 10 बजे, 5 बजे आने के बाद उसको भूल जाना है कि उसने क्या किया. जो भी करना है अब नेक्स्ट डे 10 बजे होगा. वेरएज जो बिजनेसमैन है उसको 24 आवर्स उसमें ध्यान रखना पड़ता है. घर पे आने के बाद भी उसको कॉल आएगा, अरे सर कंपनी में आग लग गई. वो थाने बैठा होगा, भगा भगा जाएगा, है ना? अरे सर कंपनी का लॉक टूट गया, ये हो गया, वो टूट गया, ये गाड़ी यहाँ पे चली गई, वो गाड़ी वहां चली गई, है ना? तो ये सब बिजनेसमैन के प्रॉब्लम है. तो वो स्ट्रेस में रहता है. तो और दूसरा कभी कभी ऐसा नहीं है, तो मैंने वर्किंग स्ट्रेस की बात की. स्ट्रेस काफी टाइप के होते हैं. कुछ लोगों को वर्किंग स्ट्रेस तो होता ही है, साथ में सोशल स्ट्रेस होता है, लाइफ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस होते रहते हैं और खास एजेस के साथ बढ़ते जाते हैं. तो ऐसे स्ट्रेस में रिलीफ करने के लिए स्ट्रेस के एसिड
उसको रिलीव करने के लिए क्या आते हैं, ड्रग्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं, जिसको हम ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। हो सकते हैं डेफिनेटली, एंड एवरी एलोट्रोपिक मेडिसिन हैज अ साइड इफेक्ट। सबसे पहला तो किडनी पे ही काम करेगा, फिल्ट्रेशन में जाएगा, किडनी पे ही इफेक्ट करेगा, बट इसीलिए तो खुद नहीं लेना है, और इसीलिए तो योगा है, योगा के क्लासेस है। आया समझ में? बिजनेसमैन घर पे एक योगा टीचर बुला लेते हैं, सुबह में बैठ जाते 5 बजे ऐसे करते, है ना, ताकि माइंड क्या रहे, रिलीफ। आपको भी जरूरी है 5 मिनट का योगा, क्योंकि आपके माइंड में अब स्ट्रेस का वायरस घुसने वाला है। नहीं घुसा है तो घुसा दो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम होता है, वर्क ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस बढ़ जाता है। गॉट इट? और स्ट्रेस में याद नहीं रहता, तो आपका एक मेन कंप्लेन रहेगा, सर बहुत पढ़ता या पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। नहीं रहेगा, यू आर इन स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट कैसे हुआ? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, टाइम गोइंग टू बी डिक्रीज, स्ट्रेस गोइंग टू बी, तो अभी टाइम कम होने लगा है, वर्क ज्यादा बाकी बचा है, दैट्स व्हाई स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। अभी सोचो, अभी नहीं किया वर्क और पेंडिंग रखा, तो लास्ट मंथ में तो कितना स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड पे पूरा कंट्रोल करना है। बात क्लियर हुआ? बिंदास रहना है। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन है, वो हमारा दुश्मन थोड़ी ना है, उसके पास थोड़ी ना हाथ है कि 2 चाटा लगाएगा हमें, बट हमारे पास हाथ और ब्रेन है, हम एग्जामिनेशन को चाटा लगा सकते हैं। यस और नो? ओके। इवन थोड़े मेंटल डिसीजेस हो तो उस पर भी काम आ सकता है। दिस रिलीव एंजाइटी, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइटी। दूसरा स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग सेंस ऑफ वेलबींग। कभी कभी कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते, कुछ भी बोलो यस 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 यस, तो ऐसा नेचर के थ्रू आता है, क्योंकि उनके माइंड में थोड़ा सा केमिकल लोचा है। तो वैसे वेलबींग पे लाने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल। वैसे कुछ लोगों को ये ट्रबल्स होती है, देखो स्लीप मतलब हमारा माइंड एक काम सिचुएशंस में चले जाना, बिल्कुल काम सिचुएशंस में चले जाना। उस वक्त हमारी कोई भी वॉलेंटरी एक्शंस नहीं होगी, सारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंटरी एक्शंस होते होंगे, है ना। तो ये जो स्मार्ट वॉच वगैरह आते हैं ना, तो वो पल्सेस से मेजर करते हैं कि बॉडी कब स्लिप में चला गया। स्मार्ट वॉच पहन के लोग सोते हैं अब, क्यों? क्योंकि वो स्लीपिंग अवर्स बताता है। तो उसको कैसे पता चला कि स्लीपिंग अवर्स में वो चला गया बॉडी? मैं अभी जो यूज कर रहा था ना, मैंने अभी दे दी मैम को, बट द थिंग इज व्हाट, वो मैंने 2-5 दिन यूज की, OnePlus की, थोड़ी अच्छी लेनी पड़ती है जो अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वो बताता है कि कितने टाइम तक मैंने स्लीप ली, तो ऑलमोस्ट मेरा एवरेज टाइम 6 आवर्स 6.5 आवर्स रहता था, और उसमें भी वो बताता था कि कब आप डीप स्लीप में थे और कब आप अवेकन। हम कभी कभी सोते तो है लेकिन ऐसे हाथ पैर घुमाते रहते हैं, वो वाला भी निकाल के आता है। आई वंडर कि यार ये कैसे मेजर करना होगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो वो पल्सिस मेजरमेंट से रिसर्च पता चलता है। बराबर, पल्सिस मेजरमेंट का टेक्नोलॉजी तो आपको आ ही गया है। बराबर, टेम्परेचर, एसओ, वो SpO2 अभी हम फाइन, SOP फाइन करते थे हम, तो वो भी कैसे रेडिएशन से हम पता लगा लेते हैं। और ये सब टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है। तो कुछ लोगों को कुछ भी बहुत काम करने के बाद भी रात को स्लीप नहीं आती है, बिकॉज उनका माइंड का स्ट्रेस, टेंशन होता है, स्ट्रेस में होते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी हैबिट बन चुकी होती है, कुछ ऐसी उनके साथ इवेंट्स हो चुकी होती है कि उनको नींद नहीं आती। और खास हमारे घर में कभी कभी हम देखते हैं कि ओल्ड एज पीपल्स के साथ प्रॉब्लम होता रहता है, तो हम उनको क्या देते हैं, स्लीपिंग पिल्स, ताकि उनका माइंड एक नॉर्मल सिचुएशंस में आ जाए। देखो, अगर आपको बोले कि कल पिकनिक में जाना है, सुबह में 4 बजे आ जाना, तो आप रात सोओगे नहीं, मुझे पता है। एक्साइटमेंट, तो कुछ लोगों के माइंड के स्टेट में एक्साइटमेंट बना रहता है, तो उसको कम करने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स दिए जाते हैं इन शॉर्ट, ताकि वो माइंड काम सिचुएशंस में आए और लोग सो पाए अच्छे से। There are a various type of tranquilizers. There are a various type of tranquilizers. They function on a, function by the different mechanisms. For example, noradrenaline, noradrenaline ऐसा भी बोल सकते हो आप। Noradrenaline is a one of the neurotransmitters that plays a role in mood changing, है ना। अब हुआ क्या भाई, ऐसे बोल तो नहीं सकते, लेकिन एक शाहरुख खान एक्टर है,
ओके, उनको फिल्म की शूटिंग में जाना है, बराबर। शाहरुख खान छोड़ देते तो लेते, बहुत हो गया उनका। अक्षय कुमार को ले लेते। अक्षय कुमार है जिनको शूटिंग पे जाना है, अब वहां पे उनको कॉमेडी रोल करना है, बाला बाला बाला, लेकिन घर पे बीवी के साथ झगड़ा हो गया। अब क्या होगा कौस्तुभ, सेट पे जाके क्या निकलेगा, खुन्नस, है ना। तो मूड चेंज करना पड़ेगा, तो नॉरएड्रेनालिन दे दो। क्या दो, नॉरएड्रेनालिन, है ना। अगर मूड चेंज करना है तो उसके लिए हम नॉरएड्रेनालिन ड्रग्स यूज करते हैं। आया समझ में। और जरूरत पड़ती है ऐसे प्रोफेशंस में, मैंने उसी का एग्जांपल दिया क्योंकि वहां पे होता है ना, होता है, होता है। रुको मैं बताता हूँ। देखो, एक बंदा क्लास में ऐसा होता है कि जो बिल्कुल कोने में जाके बैठा रहता है ऐसा, है ना, तो उसमें नॉर एड्रेनालिन अच्छे से नहीं रिलीज हो रहा है, समझ लो। इसलिए वो अपना अकेला जिंदगी बिताता है, एकदम उदास, कुछ भी उसके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है। आया समझ में। उसको नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स देके, ड्रग्स देके वापस वेलबींग स्टेट में ला सकते हैं। बात समझ में आया। वो तो रिवेलेंट एग्जाम्पल नहीं था, बट वो मूड चेंजिंग वाला समझाना था इसलिए। बाकी दिस इज द रिवेलेंट एग्जाम्पल। देखो, एनी ड्रग्स हैव अ साइड इफेक्ट, बराबर। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मेजर फंक्शंस देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो एक बच्चा जो हमने तारे जमीन पे देखा था, अलग सा रहता है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो गए थे, तो उसका माइंड ऑफ स्टेट कहाँ चला गया, उसके बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट, उसके माइंड के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। क्योंकि नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स जो है वो कंप्लीटली एक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको वेलबींग में लाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, भले उसके किडनी में थोड़े साइड इफेक्ट हो जाए। समझ में आया। उससे उसकी लाइफ तो खत्म नहीं होने वाली है, पर उसको एक वेलबींग में, हमें पता है कि एवरी ड्रग्स हैज अ साइड इफेक्ट, बट फिर भी हम जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वेलबींग तो चाहिए ना, हमें क्योर तो करना पड़ेगा ना, इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके फायदे ज्यादा है, साइड इफेक्ट कम है। आया समझ में। और इसलिए तो रिसर्च करते रहते हैं हम। तो एवरी ड्रग्स हैज अ साइड इफेक्ट, ओके, बट वो तो पढ़ने के बाद या उसका पूरा डिटेल जानने के बाद पता चलेगा। इसीलिए तो आप देखना, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग टाइप के मेडिसिन यूज करते हैं, अलग अलग कंपनी के। हाँ, केमिकल कंपाउंड रिमेन सेम, मैंने अभी बोला था वैसे, है ना। सन फार्मा कुछ अलग नाम देगा, वो कैडिला अलग, बट केमिकल कंपोजिशन में एक मेन तो वही का वही रहेगा जो चाहिए वो, थोड़े अनदर कंटेंट चेंज हो गए। ओके, श्योर। इफ द लेवल ऑफ नॉट एड्रेनालिन इज लो फॉर सम रीजन, मानो कि नॉर एड्रेनालिन हॉर्मोन्स जो है उसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो। जो बॉडी के अंदर सिग्नल्स ट्रांसमिशन होने चाहिए वो एक्टिविटी कम हो जाएंगे, ओके, एंड पर्सन सफर्स फ्रॉम। अब उसको जोक्स बोलोगे, हंसेगा, ओके। आप उसको कुछ भी करोगे वो अपने ही मस्ती में रहेगा, है ना। अगर ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाए तो बोलना नॉरएड्रेनालिन कम है तेरे में इससे हमें याद रहेगा कि भाई डिप्रेशन वाला नॉरएड्रेनालिन है। गॉट इट। इन सच सिचुएशंस एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर रिक्वायर्ड, जो नॉर एड्रेनालिन को क्या करेंगे, रिलीज करवाएंगे और उसको वेलबींग, मतलब एक नॉर्मल स्टेट में लाने का ट्राई करेंगे। बात क्लियर हुआ। दिस ड्रग्स इनहिबिट्स द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट। अगर हम ऐसे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं तो वो ऐसे एंजाइम पे एक्ट करेंगे जो नॉर एड्रेनालिन को क्या कर लेते थे, डिग्रेड, इसलिए तो वो कम हो जाता था। ओके, इफ द एंजाइम्स इज इनहिबिटेड, this important neurotransmitter is slowly metabolized and can active its receptors for the longer periods of the time, thus counteracting the effect of depression। अगर हम ऐसा ड्रग लेते हैं जो एंजाइम्स को स्टॉप कर दे, ऐसे एंजाइम्स जो नॉरएड्रेनालिन को क्या कर लेते हैं, डिग्रेड कर लेते, तो वो एंजाइम्स के साथ जब ड्रग्स इंटरेक्ट कर लेंगे तो डिग्रेशन प्रोसेस कम हो जाएगा, तो नॉरएड्रेनालिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वो डिप्रेशन में से धीरे धीरे करके बाहर आएगा। आया समझ में, आया ना। ओके, आइप्रोनिसाइड जो है ड्रग्स, और दूसरा है फिनेलेसाइन। दिस आर द टू सच ड्रग्स विच इज एक्ट एज अ ट्रैंक्विलाइजर, ओके, या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बोल सकते। बात क्लियर हुआ। डेफिनेटली उसका रीजन होता है ना कि हर एक की बॉडी का, देखो जनरली जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सबकी बॉडी का 90% एक्टिविटी सेम होता है, 10% वो वेरी करता है, क्योंकि ह्यूमन को ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक ही डिसीज
एक से ज्यादा कुछ एक्टिविटी में चेंज आते हो, तो इसीलिए वो देखो डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है। सिंपल सी बात दिमाग में डाल दो, जो मेजोरिटी पे लगता है वो पहले दे देगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर फीवर है तो एस्पिरिन देना है तो दे दो, पैरासीटामोल कंटेंट देना है तो दे दो। जो मेजोरिटी के बॉडी पे एक्ट करता है और वो टेम्परेचर को कम कर देता है, अगर उसमें तुम्हें रिलीफ मिल गया तो बस खत्म। तो बोलोगे वो डॉक्टर कितना मस्त था, पहले ही टाइम में मेरे को खत्म कर दिया सब कुछ। अब जब बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो डॉक्टर ने बोला होगा 10 दिन बाद में आना, मुझे दिखा जाना, क्या ट्रबल है हम देख लेंगे। समझ में आया? दिस इज द डॉक्टर फिलोसॉफी। जब आप 10 दिन के बाद जाओगे, आपका सब कुछ कंप्लीट होगा तो डॉक्टर भी खुश, आप भी खुश। ओके, अब कुछ जरूरत नहीं है, आप थोड़ा प्रिकॉशन रखना, घर पे चले जाना। ओके, बट अगर आपको वापस कोई ट्रबल स्टार्ट हुई है, ओ ऐसा है, लेट चेंज द मेडिसिन। केमिकल कंटेंट चेंज करेगा, 25 mg का होगा, 50 mg का करेगा, अगर जल्दी से क्योर नहीं हो रहा है तो। समझ में आया? कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं तुडाम से बॉम्ब फोड़ते, सबसे पहले ही 100 mg की मेडिसिन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरी बार जाओ ही नहीं और बाजार में वाह वाह कर दो। तो जितना ज्यादा mg हो उतना ज्यादा केमिकल कंटेंट जा रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि डॉक्टर को पता होता है कि कौन सा कंटेंट कौन सी मेडिसिन में है, और उस तरह से ही वो रिफर करते हैं और उस तरह से ही वो पढ़ते हैं। पढ़ाई भी उनकी उस तरह से होती है, और कुछ सालों के बाद पढ़ाई नहीं काम आती, एक्सपीरियंस काम आता है। बराबर? अब वो डॉक्टर का भी देखना होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कितनी सारी है। कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वो क्या बोलते हैं, एमआर जो मेडिसिन बेचने जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्समैन ऑफ मेडिसिन, जैसे मैंने अभी टैप की बात की थी, वैसे वो मेडिसिन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो डॉक्टर के साथ जाते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट होती है, हम देखते रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा, बट वो बैग लेके अंदर चला जाता है। हुआ है किसी के साथ? वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो मेडिसिन रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को कि मेरी कंपनी की मेडिसिन है, आपको एक काम आएगी। डॉक्टर फिर उसमें से कमीशन लेता है, ऑल थिंग कॉमर्शियल पार्ट। तो डॉक्टर को जहाँ पे कॉमर्शियल ज्यादा मिलता हो, द थिंग इज व्हाट, काफी ज्यादा मेडिसिन है एक डिसीज के लिए, एक मेडिसिन नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो इतना सा है। बराबर? बट वो डॉक्टर को पता होना चाहिए, तभी तो उसका नाम डॉक्टर है, कौन सा कंटेंट कहाँ पे देना है। और यही सब पढ़ेंगे आप, एमबीबीएस वगैरह भी जब भी करोगे तो आपको यही पढ़ना है। एंड दिस इज दैट्स व्हाई ए फॉर मेडिसिन, ये चैप्टर ए बोलता हूँ। मतलब यहाँ से पूरी एबीसीडी बात है, जिनको डॉक्टर बनना है यहाँ से पूरी एबीसीडी बात है, और बहुत डिटेल में पढ़ना है। इन शॉर्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि जो न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा तो उनको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि माइंड के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स है जो माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। वो हिस्टामाइन जैसा कैसा मस्त स्ट्रक्चर था, तो अब एक किसकी वजह से कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, देखो ये मैं स्टेजेस बता रहा हूँ, किसकी वजह से कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इस इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करना पड़ेगा। तो वो फंक्शनल ग्रुप वाली मेडिसिन लाओ, तो लंबा सोचना पड़ेगा। आया समझ में? मतलब कि भले बायोलॉजी है, केमिस्ट्री पीछा नहीं छोड़ेगा। और बोला है कि दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ साइंस। ओके, तो साइंस साइंस ही होता है, फिर आप उसको बाइफरकेट करते हो पढ़ने के लिए, बाकी कोई ऐसा उनके बीच में इंसेपरेशन होने वाला नहीं है। कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स ऐसे हैं जैसे कि डायाजेपोक्साइड। ओके, मैंने यहाँ पे डाया कर दिया और जैपोक्साइड कर दिया, तो क्लोरडायाजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट, they are the relatively mild tranquilizers suitable for the relieving। वो एंटी डिप्रेशन थे, आगे पढ़े वो डिप्रेशन में से बाहर निकालते थे। डिप्रेशन इज द हायर स्ट्रेस, समझ आया? माइल्ड स्ट्रेस है तो क्लोरडायाजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट नाम की मेडिसिन यूज करनी चाहिए, है ना। तो हर एक थ्योरी में आपको मेडिसिन मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, उसका लिस्ट बनाना है घर पे जाके। ओके, देन दूसरा एक है इक्वानिल। इक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ज्यादा टेंशन होता है तो इक्वानिल नाम की मेडिसिन यूज होती है। आया समझ में? दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, नाम याद रखना, बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स, उसमें कौन कौन सा आएगा। डेरिवेटिव मतलब किसी एक को चेंज करके नया फंक्शनल ग्रुप डाल दो। ओके, तो उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जैसे बार्बिट्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया है उसका स्ट्रक्चर, डायरेक्टली दिया गया है अलग अलग स्ट्रक्चर। ओके, तो बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स में कौन आएगा, वेरोनाल,
एमाइटाल, नैम्ब्यूटाल, ल्यूमिनाल एंड सेकोनाल। इतना तो समझ में आ रहा है, जब मैं आल ला रहा हो तो वो बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, पर फिर भी नाम तो याद रखने पड़ेंगे। वेरोनाल, एमाइटाल, नैम्ब्यूटाल, ल्यूमिनाल, सेकोनाल कंस्टिट्यूट्स एन इंपोर्टेंट क्लास ऑफ व्हाट? तो ये बारबिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है वो कौन से क्लास में आते हैं? ट्रैंक्विलाइजर। These are the derivative, sorry, these derivatives are called barbiturates. Barbiturates are hypnotic, my mistake, hypnotic, and that is sleep producing agent. Hypnotize कर लेते हैं ऐसा समझ लो। Got it? In short, sleep produce करवाते हैं। Got it? Some other substances used as a tranquilizers are Valium and Serotonin. वो भी दो tranquilizers के examples है। लोगों को डाउट? तो ट्रैंक्विलाइजर्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एंटी डिप्रेशन। हमने माइल्ड स्ट्रेस के भी मेडिसिन पढ़े, अगर मेडिसिन के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो। ओके, फिर हमने हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में भी वो पढ़ा इक्वानिल। फिर हमने बारबिटूरिक एसिड्स पढ़े जो स्लिप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स है, तो वो अलग अलग कैटेगरीज के मेडिसिन आ गए। अब बात करेंगे नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। ओके, एक देखो दोनों न्यूरोलॉजिस्ट थे, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनालिसिस। ओके, दोनों न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब दोनों माइंड पे इफेक्ट करते थे। आया समझ में? आया ना कौस्तुभ? ओके, तो ट्रैंक्विलाइजर्स खत्म हुआ, स्ट्रेस डिप्रेशन कंप्लीट होता है। बट लिसन, गम बुलाने का चांस और भी तो है। डिप्रेशन मतलब व्हाट? बंदा रूठ गया है, टूट गया है, चला गया अपने दुनिया में, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है कौस्तुभ? ओके, वो बोल रहा है कि मेडिसिन दो और उसके अलावा मुंबई चले जाओ। नहीं, टॉक्स सुनाने से तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा स्टेट कौन सा है, नेटिव स्टेट? महाराष्ट्र ना? जय महाराज, जय शिवाजी। हाँ, तो वहां चले जाओ, गवर्नमेंट सॉफ्ट है। नहीं सॉफ्ट। तो अल्कोहल क्या आएगा? अल्कोहल। अब ए क्या करता है? सीधा माइंड पे इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? ओके, तो अब हम नार्कोटिक्स की बात करेंगे, जिसपे बंदे के गम तो जाएंगे लेकिन बंदे का दिमाग भी जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे ड्रग्स जो माइंड तक पहुंच जाते हैं उसको हम बोलते हैं कौन से ड्रग्स? ये मेरी लैंग्वेज है, लिखना मत, मार्क्स कट जाएंगे। उसको हम बोलते हैं नार्कोटिक। ओके, अब उस कैटेगरी को बोलते हैं एनालिसिस। दिस आर द रिड्यूस और एबोलिश पेन विथआउट कॉजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ consciousness, mental confusions, incoordination or paralysis or some other disturbance of nervous system। समझना, ये जो है कैटेगरी, उसके ड्रग्स रिड्यूस करते हैं, एबोलिश मतलब कम करते हैं, किसको? पेन को, बट विथआउट कॉजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, मतलब नार्कोटिक हो तो कॉन्शियसनेस को वो इंटरेक्ट नहीं करते, मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, इनकोऑर्डिनेशन नहीं क्रिएट होने देते, पैरालिसिस नहीं होने देते, या कोई दूसरे नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्बेंस नहीं करते। मतलब हम जो बात कर रहे थे वो इसमें नहीं आएगा, वो नॉन नार्कोटिक में चला जाएगा। आया समझ में? चलो, अब इसमें नॉन नार्कोटिक आता है, मतलब नॉन एडिक्टिव आता है, और दूसरा कौन सा आता है? नार्कोटिक में। सॉरी, हम जो बात कर रहे थे वो नार्कोटिक्स में जाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट भी लगने वाली है, एडिक्ट भी होने वाले हैं लोग। ओके, अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन नार्कोटिक यानी नॉन एडिक्टिव एनालिसिस। जैसे इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले एस्पिरिन, और दूसरा नाम कौन सा आएगा? पैरासिटामोल। बिलोंग टू द क्लास, यहाँ पे पेन रिमूवल है, पेन निकालना है मेन। तो आपको पता है कि जब भी कोई किसी को हेडेक होता है घर में पैरासिटामोल रखी जाती है ना? वैसे गलत चीज है, बट मैं भी मेरे मॉम डैड को बोल बोल के थक गया हूँ। वो तो वैसे गाँव में रहते हैं ना, तो वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी वैसे भी कम रहती है, तो अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर से वो लेके ही रखते हैं। ओके, बस उनको सिर्फ हेडेक होना चाहिए, सीधा पैरासिटामोल, है ना? तो कोई बात नहीं, चलो कंटेंट तो सही है। तो अभी पैरासिटामोल की जगह पे एस्पिरिन ज्यादा यूज होता है। ओके, तो एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। एस्पिरिन इज अ मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल। एस्पिरिन inhibits the synthesis of chemical known as
prostaglandins, which is simulate inflammations in a tissue and causes what? Pain. टिश्यूज के अंदर स्टिमुलेट्स होगा ये वाला केमिकल सब्सटेंस, तब हमें पेन होगा। तो ये जो पैरासिटामोल और एस्पिरिन है इसके सिक्रेशन को कम करवा देते हैं, दैट्स व्हाई पेन रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है? पेन। बट जब तक मेडिसिन की इफेक्ट होगी तब तक पेन रिमूव हो जाएगा। वापस शाम को मॉर्निंग में लिया तो शाम को, या शाम को लिया तो मॉर्निंग में, इसलिए 2 बार मेडिसिन दी जाती। जब वो खत्म कर देंगे और बॉडी में स्टिल इसका स्टिमुलेशन चालू है तो वापस पेन आ जाएगा। ओके, दिस ड्रग्स आर इफेक्टिव इन relieving skeletal pain such as that due to arthritis. Okay, बोन में भी पेन होता है, जॉइंट पेन करते हैं, उसमें भी वो हमें हेल्पफुल रहते हैं। Got it? These drugs have a many other effects such as reducing fever. एक तो साथ में पेन तो रिमूव करते ही हैं, बट कभी फीवर आ गया है नॉर्मल तो भी हम पैरासीटामोल लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं। ओके, तो फीवर को रिड्यूस करते हैं, और जो टेम्परेचर को कम करे वैसे ड्रग को क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक करते हैं, बोलते हैं। और प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट कोएगुलेशन। प्लेटलेट कोएगुलेशन में खास ध्यान रखना, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, उसमें एस्पिरिन होती है। हार्ट अटैक के पेशेंट ऑलवेज एक एस्पिरिन लेते हैं दिन का। प्लेटलेट कोएगुलेट मतलब ब्लड थिक बन जाना। ब्लड के अंदर प्लेटलेट होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ कोएगुलेशन हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, कोलाइड वाले सॉल्यूशन में। कोलाइड्स पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं। बड़े पार्टिकल बन जाएगा तो ब्लड थिक बन जाएगा, ब्लड थिक बन जाएगा तो फ्लो स्लो हो जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली हार्ट अटैक जनरेट होगा। यस और नो? तो ऐसे पेशेंट जो हार्ट अटैक में से सफर करते हैं उनको ब्लड कोएगुलेट नहीं होने देना है, पतला रखना है, थिक रखना है, या थिन रखना है? थिन रखना है। गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई उनको क्या लेना पड़ेगा? एस्पिरिन। ओके, उसमें पैरासिटामोल काम नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन, देखो एस्पिरिन फाइंड यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? हार्ट अटैक्स। ओके, तो ये ऐसे ड्रग्स है जो पेन को तो निकालते हैं बेटा, बट माइंड को कंफ्यूज नहीं करते। पैरासिटामोल लेने के बाद चढ़ती नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी, बाकी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं कौन? तो अमित सर। ओके, जब दूसरा नाम आए तो समझना कि वो ड्रग्स कौन सा है? नार्कोटिक। ओके, तो नार्कोटिक एनालिसिस, मॉर्फिन, उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट यूज होता है ना, दैट इज मॉर्फिन। व्हाट? मॉर्फिन। एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलोगस, मतलब उसके जैसे और अदर कंपाउंड्स, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द मेडिसिनल डोज, पूरा तो नहीं दिया जाता लेकिन जो डोज दिया जाने वाला था मेडिसिनल, उसके अंदर मॉर्फिन डाल दिया जाता है, उसके जैसे होमोलोगस कंपाउंड्स डाल दिए जाते हैं। दे रिलीव द पेन एंड प्रोड्यूस द स्लिप। पहले तो पेन तो रिलीव कर ही देंगे बट साथ में सुला भी देंगे। ओके, इन अ पॉइजनियस डोज दिस प्रोड्यूस स्टूपर। अब मानो कि ज्यादा हमने इसका मॉर्फिन का डोज ले लिया है तो स्टूपर मतलब का क्या होता है? कोमा या स्लीप प्रोड्यूस कर देंगे, उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ है, उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कोमा में चले जाएगा, या कॉन्वल्सन क्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा डोज हो गया, पॉइजनियस डोज हो गया, तो अल्टीमेटली वो कहाँ चला है? डेथ भी हो सकते हैं। इसलिए मॉर्फिन काफी कम दिया जाता है। आपको पता है वो जिसको हम सेल्फ डेथ बोलते हैं, इन शॉर्ट गुजराती में तो इच्छा मृत्यु बोलते हैं। इच्छा मृत्यु मतलब अपना विलिंगली डेथ। अगर कोई पेशेंट बहुत ही पेनफुल डिसीजेस में से सफर हो रहा है, अब उसको लग रहा है कि पेन को सफर होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, बट वो मर नहीं रहा है क्योंकि उसकी बॉडी एक्टिविटी तो अभी भी चालू है। तब जाके उसकी विलिंगनेस से इंडिया में अभी कुछ साल पहले ही परमिशन मिला है कि अगर पेशेंट बोलता है और पेशेंट के रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं देखा जा रहा है, अब उसको अच्छा कि वो बचे ही ना, क्योंकि वैसे वो बचने वाला नहीं है, तब विलिंगली डेथ हो सकती है। ओके, तो उसमें मॉर्फिन डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर। फॉरेन में तो था ही था, बट इंडिया में भी अब थोड़ा परमिशन मिला है। गॉट इट? बट वो फैमिली एज वेल एज पेशेंट दोनों के परमिशन से। ओके, तो मॉर्फिन पॉइजनियस डोज हो सकता है। मॉर्फिन नार्कोटिक आर समटाइम रिफर्ड टू एन opiates since they are obtained from opium poppy। क्या मतलब होता है ओपियम पॉपी? यस, गुड। तो ए मॉर्फिन है वो नेचुरल रिसोर्सेस है,
वो नेचुरल कंटेंट है, केमिकल कंटेंट, तो मिलेगा कहाँ से, तो ओपियम कॉपी। ओके, अब उसी की कैटेगरी का आता है महुडा, उसी कैटेगरी में जो उसने बोला ना, जो प्लांट स्पीसीज होते हैं, पता है ना, उसी स्पीसीज में आता है महुडा, और महुडे से क्या बनता है आपको समझ में आया है। ओके, तो मॉर्फिन, वैसे मैं ए तो वाइल्ड प्लांट है, और समझ लो कि ए मॉर्फिन का कंटेंट हमें ए ओपियम पॉपी नाम के प्लांट में से मिलेगा। ओके, दिस एनालिसिस आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव, नॉट पोस्ट ऑपरेटिव पेन। नाउ व्हाट इज पोस्ट ऑपरेटिव पेन, तो सिंपल सा है, हड्डी बड्डी तोड़ के बैठे हो तो डॉक्टर ऐसे अंदर जाके हड्डी को थोड़ी ना कपड़े देगा, पहले काटेगा, स्किन काटेगा। स्टमक का ऑपरेशन करना है तो स्टमक को काटना पड़ेगा, हार्ट का ऑपरेशन करना है, हार्ट को ही, ब्रेन का करना है, ब्रेन को काटना पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। तो वो बंदा ऑलरेडी मरा हुआ है और काट के और मारेंगे, तो उस टाइम पे पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन करने के बाद जो पेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव है, पहले नहीं, बाद में स्टिच विच कर दिया डॉक्टर ने और आज वो कैसे निखिल को पेन हो रहा है, और वो तो नॉर्मल ऑपरेशन था। बट बड़े बड़े भी ऑपरेशन होते हैं, आपको पता है, पूरा बॉडी चीर के रख दिया जाता है, गॉट इट। तो ऐसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए मॉर्फिन यूज कर दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट उठे ही ना, 2-5 दिन सोया ही रहे, होता है कि नहीं होता है, आपने देखा होगा हैवी भरकम ऑपरेशन जिसमें पेशेंट अगर उठ भी गया तो उसको पेन इतना होगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा, वो सिचुएशंस में से सफर नहीं कर पाएगा। आया समझ में, इसलिए उसके मेडिसिन में कंटिन्यूस मॉर्फिन का डोज रखा जाता है। एक बार के लिए 5-6 दिन के बाद जब उसको रिलीफ हो जाएगा पेन्स वगैरह, तब वापस वो नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे करके आएगा। ओके, कार्डियक पेन, वही हार्ट पेन। ओके, जब बाईपास सर्जरी वगैरह किया जाता है, बाईपास में तो आपको पता है ना, पूरे जो ब्लॉक वीन्स होते हैं उसको काट दिया जाता है, फिर आर्टिफिशियल रखा जाता है, और बहुत पूरा ओपन हार्ट सर्जरी होता है, गॉट इट। तो वो पेन है, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, कैंसर के भी ट्यूब्स बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुमड़े को बर्ड्स बोलते हैं, तो बर्ड्स तो बाहर ट्यूबर्स बोलते हैं अंदर। ओके, एंड कभी कभी प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में भी हमें एक पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिमूव करने के लिए मॉर्फिन देना पड़ता है। याद आया, अरे वाह, हाँ, ओके, पकड़ा गया। नहीं नहीं, इसका नाम नहीं लेना है, वो तो शाहरुख खान का बच्चा है, किसी को पता नहीं है स्टोरी का। ओके, उसको नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, बट हम अच्छे बच्चे हैं ना, हम शाहरुख खान के बच्चे नहीं है, हमारे पेरेंट्स शाहरुख खान नहीं है, हमें जेल लग गई तो मान लो सड़ गए उसके अंदर, है ना, हमें कोई बचाने आएगा नहीं, इसलिए हमें सब चीजों से दूर रहना है। और ध्यान रखो, इतना भी दूर रहना है और हमारे आपका इतना भी केयर करना है कि कभी हमें इसमें से सफर ना होना पड़े। मॉर्फिन इज देयर, बट पैर तोड़ के बैठे और मॉर्फिन लेने का क्या मतलब, एक तो ऊपर से तोड़ के बैठे और ऊपर से ड्रग्स डाल रहे, उससे अच्छा कि हम शांति से जाए, कहीं पे भी जाए, स्कूटी ड्राइव करे तो शांति से करे, अपनी साइड पे करे, एक्सीलेटर और ब्रेक नाम की जो चीजें होती है उसको साइमल्टेनियसली कंट्रोल करके यूज करे, नहीं आता तो घर पे थोड़ा सीख ले, फिर बाजार में लेके निकले, है ना, और आंखों को रास्ते पे ही रखे, खड्डा कहाँ आता है, फिर वो स्टोन कहाँ आता है, और स्कूटी को स्कूटी की तरह चलाए, हेलीकॉप्टर ना बनाए। ये सबसे हमारा हमारा तो सावधानी होगा, दूसरे वाले के भी पैर बच जाएंगे। चलो, ध्यान दो। ओके, अब आगे बढ़ते, तो ये बहुत ही मस्त सेशन था, ट्रैंक्विलाइजर्स वाला, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आता है, बराबर, बट छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स है, वैसे एमसीक्यू में 2-3 मार्क्स का आएगा और एक ही शॉर्ट नोट्स का आएगा 2 मार्क्स में, ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा। ओके, अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, सिंपल सा है, नाम से समझ में आ रहा होगा, माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करे उसको कौन सा ड्रग्स बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल। Diseases in a human being and animals may be caused by the variety of microorganisms such as the bacteria, virus, fungi, and other pathogens. The drugs which is used to destroy, prevent, development, or inhibition of pathogenic action of microbes such as bacteria, जो बैक्टीरिया को क्या करे,
कम करे उसको क्या बोलेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। जो फंगस के इनहेबिटेशन में काम आए उसको क्या बोलेंगे, एंटी फंगल एजेंट्स। वायरस को कम करे, एंटीवायरस एजेंट, जिसमें वैक्सीन खास काम आती है। ओके, एंड अदर पैरासाइट, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स सिलेक्टिवली। जहां पे जैसा डिसीज वैसे वहां पे उस टाइप का मेडिसिन यूज किया जाएगा। हम ए पढ़ रहे हैं, एक के बाद ABCD नहीं पढ़ने वाले, तो हम जस्ट हमारे दिमाग में डेवलप कर रहे हैं कि मेडिसिन का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता होगा और किस तरह के क्लास बनते होंगे। आया समझ में? एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो अलग अलग काफी सारी कैटेगरी हो सकती है, बट एक 3 कैटेगरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक्स की बात करें, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ। ये केमिकल सब्सटेंस बनाए भी किस में से जाते हैं, और वो भी बॉडीज के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को क्या करे, कंट्रोल करे या इनहिबिट करे या डिस्ट्रॉय कर दे, बिकॉज ऑफ द लो टॉक्सिसिटी फॉर व्हाट। हाँ, जब आप ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करते हो तो टॉक्सिसिटी तो होगा, लेकिन लो होना चाहिए। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिसिटी ज्यादा होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल कर देना चाहिए मेडिसिन, बट हमारे बॉडी के सेल के ऊपर एक्ट करना नहीं चाहिए, या लेस टॉक्सिक होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो जो लो टॉक्सिक हो फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड antibiotics. Antibiotics are used as a drugs to treat the infections because of their low toxicity for humans as well as animals. Initially, antibiotics were classified as a chemical substance produced by microorganisms that inhibit the growth or even destroy the microorganisms. Okay, जो microorganism बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है या तो फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। गॉट इट? आया ना? The development of synthetic method has helped in synthesizing some of the compounds that were originally discovered as a product of। ये जो सिंथेटिक मेथड्स है इसको डेवलप करने का, वो भी किस तरह से हेल्प हुआ था कि कुछ ऐसे कंपाउंड हमने सिंथेसाइज किए जो ओरिजिनली डिस्कवर्ड थे एज अ प्रोडक्ट ऑफ, इन शॉर्ट माइक्रो बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए जो ड्रग्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ही बनाई जाती है। ओके, ऑल्सो सम प्योरली सिंथेटिक कंपाउंड्स हैव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ दिस एंटीबायोटिक हैज बीन मॉडिफाइड। बट लेटर ऑन कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स जो है इनके पास भी क्या होती है, देखो इनिशियली वो स्टार्ट हुए एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ही बनाना स्टार्ट हुआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो क्या हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया, तो सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं। बट धीरे धीरे करके पता चला कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो मैन मेड है वो भी एज अ एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर सकते हैं, तो पूरा सिंथेसाइज हो गया। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ा नहीं। आया समझ में? आया ना? तो उसके बाद जो हम डेफिनेशन में बोले थे ना कि ऐसी मेडिसिन जो कहाँ से बनाई जाती है, प्रोड्यूस बाय, उसमें थोड़ा सा क्या आया, चेंज। An antibiotic now refers to a substance produced wholly or partially by। देखो आगे 2 वर्ड, पहले वाला पार्शियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया जाता था, उसमें चेंज करके एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनता था। अब पूरा सिंथेसिस भी बना सकते हैं, ऐसा एक केमिकल कंपाउंड जो मैन मेड हो, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, वो भी एज एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं। तो होली और पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन अ लो कॉन्सेंट्रेशन, उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक डोज फिलअप करता है इंजेक्शन के अंदर, 1 ml 2 ml, पतला इंजेक्शन, सुई लगा चुन कर दिया, खत्म है। किया कि नहीं? ओके, अब आएगा बेटा, आपकी वैक्सीन आने वाली है अभी कुछ टाइम में, है ना, इंजेक्शन लेके लिए रेडी रहो। दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली, आपका निकलेगा इन शॉर्ट 18 ईयर्स का भी ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर आपको पहला डोज मिलेगा, है ना। तो सुई लगानी है, डॉक्टर बनने वाली है, सुई से डर रही है। ओके चलो, so which is in a low concentration inhibits the growth or destroy the microorganisms by interacting in their metabolic process। microorganisms one type of living thing है, लाइव जिंदा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वैसे उनके बॉडी के अंदर भी
मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है तो हम क्या करते हैं, उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका डाइजेशन ना हो पाए। बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे, या एनिमल्स के बॉडी के अंदर या प्लांट्स के बॉडी के अंदर, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम ऐसा एक डोज प्रोवाइड कर देते हैं पॉइजन, जो हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलाइज करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर उसकी बॉडी में चला गया ना तो वो मर जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बात क्लियर हुआ? ओके। द सर्च फॉर द केमिकल्स दैट वुड एडवर्सली अफेक्ट ऑन intervening bacteria but not the host began in the 19th century। 19th सेंचुरी में एक ऐसा सर्च स्टार्ट हुआ, सिंपल सा है, कि जो इंटरविनिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बॉडी को इफेक्ट करे बट होस्ट के नहीं। इन शॉर्ट मेरे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है तो आई एम होस्ट ऑफ द मोस्ट। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर मेरे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तो आई एम होस्ट, बराबर। तो अगर मैं कोई ऐसा एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लूं या ऐसा ड्रग्स लूं तो जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करे, मेरे होस्ट बॉडी को इफेक्ट करना नहीं चाहिए। ऐसे सर्चिंग कब स्टार्ट हुई? 19th सेंचुरी में। एंड पॉल एलरिच, अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कंसीव्ड दिस आइडिया। सबसे पहला आइडिया ऐसा किसने निकाला था? पॉल एलरिच। ओके, तो समझ में आया? जो भी इन्वेंशन साइंस में हुआ है, चाहे वो फिजिक्स के टर्म में हो, चाहे वो केमिस्ट्री के टर्म में हो, चाहे वो बायोलॉजी है, या केमोबायोलॉजी भी बोल लो आप। ओके, तो वो सब 19th सेंचुरी के वक्त हुआ है। ओके, एंड ही इन्वेस्टिगेटेड arsenic based structure in order to produce less toxic substance for the treatment of syphilis। ओके, देखो ये एक सेक्सुअल डिसीजेस है, सिफिलिस मेल में होता है। ओके, तो बहुत डेंजर है, जैसा एक एड्स। ओके, बहुत डेंजर है और काफी सारे लोग इसमें से सफर करते थे। तो ये एलरिच ने सबसे पहले, और दूसरा सिंपल है, इसके कॉसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया। तो एलरिच ने सबसे पहले आइडिया निकाला कि यार मैं कोई ऐसा मेडिसिन क्यों नहीं निकालूं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करे लेकिन होस्ट के बॉडी को ना इफेक्ट करे। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सल्फर बेस्ड, माय मिस्टेक सॉरी, आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स निकाले थे, जो होस्ट के लिए कैसे थे? लेस टॉक्सिक। देखो 100% कोई टॉक्सिक नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बट लेस टॉक्सिक थे। गॉट इट? ही डेवलप मेडिसिन आर्सेफेनेमाइन, ओके, विच इज नॉन एज साल्वर्सन। तो उन्होंने उसके लिए जो मेडिसिन निकाला जो आर्सेनिक बेस्ड था, उसका नाम था साल्वर्सन, कॉमन नेम, और आर्सेफेनेमाइन जो किस में काम आता था? सिफिलिस डिसीजेस में। पॉल एलरिच गॉट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1908। उन्होंने 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में स्टार्ट किया था और उनको 1908 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, सारा एक ही प्रॉब्लम है इंडिया में, थोड़ा तुरंत मिल जाए ना तो अच्छा। इसमें तो वैसे इनको तुरंत मिल गया है, लेकिन तुरंत मिल जाए तो क्या वो बंदे को देखने भी तो मिले, मुझे नोबेल प्राइज मिला है। काफी कबार ऐसा हुआ है कि काफी सारे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, उनके फैमिली ने रिसीव किया है। ओके, आज भी ऐसा है कि कुछ एक्टर्स को मानो कि बहुत अच्छा रोल करने के लिए या पूरी लाइफ देने के लिए जब इंडस्ट्री में मिलता है, जैसे अभी पद्मश्री भूषण करके अवार्ड आता है गवर्नमेंट का, तो कनोडिया को मिला, कनोडिया ब्रदर्स, नरेश कनोडिया गुजराती में। तो वो दोनों लास्ट ईयर कोरोना में 2-2 दिन के डिफरेंस थे, तो उनकी फैमिली को मिला। काफी कबार ऐसा होता है ना। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको तुरंत मिल जाता है। काफी सारे स्पोर्ट्समैन को अभी प्राइज मिला है ना, अर्जुन अवार्ड वगैरह, बराबर। हमें एक गोल बनाना है कि लाइफ में कोई भी एक अवार्ड तो हम लेके जाएंगे। अब देखना है कि वो हमें लाइफ में नहीं, वो टाइम कब आता है कि हम कुछ कर दिखाए, वो उसकी सच में रहना है, टास्क बोलते हैं ना जिसको हम। ओके, कभी तो आएगा हमारा भी कोई एक्टिविटी ऐसा बनेगा कि जो रिकॉग्नाइज करेगी गवर्नमेंट। चलो कोई बात नहीं, मिलता है ना। काफी सारे फील्ड के अलग अलग प्राइजेस है, बट अभी क्या है, अभी नोबेल प्राइज कैच करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी चीज जो थी वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। हाँ, बट स्टिल मतलब, अरे तुम, नोबेल नहीं होता है, दूसरा प्राइज तो होता है ना। नोबेल तो किस में होता है? नोबेल प्राइज किसके लिए होता है? कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया इन्वेंशन होता है, उसके लिए नोबेल प्राइज होता है, बराबर। तो मैथमेटिक्स में उस फील्ड के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि नोबेल प्राइज जस्ट
इट्स सिमिलर विद द साइंस स्टूडेंट, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इन्वेंशन आएंगे, लिटरेचर मतलब लिटरेचर में नोबल नहीं होगा, देखना तुम नहीं होता है, तुमने सर्च किया है? नेट तो है नहीं, छोड़ो बाद में देखेंगे, अपना काम करते हुए। ओके, इनको नोबेल प्राइज मिल गया, बहुत हो गया। इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर syphilis. Although salvarsan is a toxic to a human being, its effect on the bacteria, which is cyprocate, which causes syphilis, is much greater than the human being. Human being पे तो टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ता ही था, लेकिन सिप्रोकेट जो बैक्टीरिया का नाम है सिफिलिस जनरेट कर रहा है, उस पर तो बहुत ज्यादा छोड़ देता था, मतलब उनका तो राम रम जाता था, है ना। अगर सारे अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो बंदा सिफिलिस में से बाहर भी आ सकता था। गॉट इट? At the same time, Ehrlich was working on the azodize. Azodize का टॉपिक हम आगे 13 चैप्टर में कवर करेंगे, है ना, तो थोड़ा वर्ड याद रखना। He noted that there is a similarity. Azodize पे देखो एक जगह पे काम नहीं कर रहे थे, वो azodize के साथ भी काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, किसके स्ट्रक्चर में? salvarsan as well as azodize. Okay, the arsenic double bond arsenic, salvarsan में arsenic based मेडिसिन था, तो arsenic double bond arsenic link is present in the what? Yes, etherpenamine that reassemble with the nitrogen double bond nitrogen linkage in the which dies azodize. In the sense of arsenic atom is present in the place of arsenic की यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे कौन प्रेजेंट है? arsenic. Is also noted tissues getting colored by the dye selectively. डाई जो होते हैं ना वो कलर सब्सटेंस होते हैं, तो टिश्यूज जो होते हैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स वो डाई को एब्सॉर्ब करते हैं और कलराइज हो जाते हैं। Therefore, Ehrlich began to search for the compound which reassemble the structure to the azodize and selectively bind to the what? और इस तरह से एलरिच को एक आइडिया आया कि साल्वर्सन हो गया, ये एजोडाइज हो गया, डाइस का काम है कलर इंप्रूवमेंट का, यस और नो? तो क्यों एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढा ना जाए जो डाई के जैसे कलर प्रोड्यूस करे और बैक्टीरिया के साथ बाइंड हो जाए? इसके साथ बाइंड हो जाए बैक्टीरिया। एजोडाइस में नाइट्रोजन था तो उसको स्ट्रक्चर एजोडाइस अलग है, नहीं होता होगा तभी तो उन्होंने स्टार्ट किया ना कि नया ढूंढे। एजोडाइस देके देखा, लेकिन एजोडाइस तो एक ऐसा पेंट डाइस मतलब जिसमें से कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो थोड़ी ना ह्यूमन बीइंग में डाल सकोगे। बात समझ में आया? तो उन्होंने उसके जैसा स्ट्रक्चर ढूंढना स्टार्ट किया जो बैक्टीरिया के साथ क्या कर पाए, बाउंड। अल्टीमेटली वो जाने वाला है होस्ट के अंदर, समझना। ऐसा तो है नहीं ना कि बैक्टीरिया को बाहर निकालेंगे फिर देंगे, तो फिर मेडिसिन क्यों बनाई? बैक्टीरिया तो बाहर निकल गया, ऐसा तो कोई ऑपरेशन है नहीं ना। ऑपरेशन ना करना पड़े इसलिए ही बैक्टीरिया को अंदर कहा किल करना है, अंदर होस्ट के अंदर। गॉट इट? सो 1932 he succeeds in the preparing the first effective antibacterial agent. सिफिलिस की ड्रग से उन्होंने स्टार्ट किया था, आगे उनका स्टडी चालू रहा और 1932 में उनको वापस एक अनदर सक्सेस मिला और उन्होंने कौन सी मेडिसिन निकाली? एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स निकाले। इसका नाम है प्रोंटोसिल, विच रीअसेंबल द स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड ऑफ साल्वर्सन। जो उन्होंने सिफिलिस के लिए निकाली थी उसी टाइप का स्ट्रक्चर था। उन्होंने सोचा और सर्च करने में 24 इयर्स गए, कंटिन्यूस मेहनत। ओके, soon it was discovered that in the body prontosil is converted a compound called sulfonamide which is a real active compound. बट तुरंत ऐसा पता चला कि जब हम इस एंटीबैक्टीरियल प्रोटोसिल को यूज करते हैं तो वो जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर? सल्फेनेमाइड। ओके, एंड वो काफी एक्टिव होता है। दस द सल्फा ड्रग्स वेर, जब ऐसा पता चला, उन्होंने तो प्रोटोसिल निकाली थी, उनका ऐसा मानना था कि प्रोटोसिल बॉडी में जाके एक्ट कर रहा है, बट फिर पता चला नहीं, प्रोटोसिल तो बॉडी में जाके सल्फेनेमाइड बन जाता है और वो सल्फेनेमाइड एक्ट करता है बैक्टीरिया पे। तो बॉडी को एक ज्यादा स्टेप करना पड़ा, प्रोटोसिल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? सल्फर। तो फिर बोले हम पहले से ही सल्फर वाला डाले, तो बात समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई सल्फर ड्रग्स वेर discovered. A large range of sulfonamide एनालोगस बहुत सिंथेसाइज, फिर उसके जैसे स्ट्रक्चर वाले अलग अलग ड्रग्स सिंथेसाइज किए गए
and most of the effective is sulfapyridine. आया समझ में? So this is the salvarsan, this is the proton seal, and this is the sulfur based drugs, और this is azodite, जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था. Okay, structures is not important, मैंने बताया वैसे. Okay. Despite the success of sulfonamides, the real revolutions of antibacterial therapy begin with the discovery of Alexander Fleming in 1929. Antibacterial properties of penicillium fungus. आपको पता होगा पेनिसिलिन की वैक्सीन निकाली थी उन्होंने फंगस की. ओके, एंटी फंगस निकाला था. किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बहुत याद करते हैं. ओके. Isolations and purification of active compounds that accumulate sufficient material for the clinical trials took 13 years. ओके, इन्होंने तो सजेस्ट कर दिया, लेकिन ये चीज क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाए उसके लिए कितने साल और लगे? 13 इयर्स. ओके, अब 1929 यानी 20th सेंचुरी बिगिनिंग हो गया. गॉट इट? एंटीबायोटिक हैव आइदर काइडल मतलब व्हाट, किलिंग इफेक्ट, और स्टैटिक मतलब व्हाट, इनहिबिटरी. एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती है या तो फिर उसको ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, स्टॉप करेगी. दैट इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स. A few example of these two type antibiotics are as follow. Number 1, एंटीबायोटिक्स में एक जो पोर्शन है वो बन जाएगा बैक्टीरियल और दूसरा बन जाएगा बैक्टीरियोस्टेटिक. बैक्टीरियल में कौन कौन से मेडिसिन आएंगे? पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सिन यहाँ पे आएगा. यस, एरिथ्रोमाइसिन आएगा, टेट्रासाइक्लिसिन आएगा, एंक्लोर, एम्फिनिकॉल वो भी चलेगा. जैसे भी स्पेलिंग याद रहना चाहिए. ओके. द रेंज ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं करवा पाऊंगा, बायोलॉजी वाले आपके डॉक्टर करवा पाएंगे. ओके. द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर अफेक्टेड बाय द सर्टेन एंटीबायोटिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन. बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन से. जिन लोगों ने बायोलॉजी में 11th में पढ़ा होगा तो याद रहेगा. एंटीबायोटिक्स दैट किल और इनहिबिट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. बायोलॉजी का टॉपिक है, नहीं याद रहे मतलब जिनको पता है वो ठीक है, मैथ वाले सीधा नाम लेके खत्म करें. दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव. ओके, कैसे क्यों होता है वो बायोलॉजी वाले को डिप में पता है, बराबर. उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से दो टाइप बन जाते हैं. तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो दोनों पे एक्ट करे, ग्राम और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनको हम बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है. बट दोज इफेक्टिव ऑन मेनली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, या ऐसी एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को इफेक्ट करे, या ऐसी एंटीबायोटिक सिर्फ ग्राम नेगेटिव को करे, उसको हम बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो एक ही ग्रुप पे एक्शन करने वाला है. आया समझ में? ओके. इफ इफेक्टिव अगेंस्ट द सिंगल ऑर्गेनिजम्स और डिसीजेस दे आर रिफर्ड एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ओके, जब किसी एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका यूज भी लिमिटेड हो गया. ओके, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. जैसे कि पेनिसिलिन जी जो है, नेम ऑफ द मेडिसिन पेनिसिलिन जी, जो नैरो स्पेक्ट्रम है. एमिपिसिलिन जो है, और दूसरा बोल सकते हैं एमिक्सोलिन, विच इज अ सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, पेनिसिलिन. दिस हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. पहले जो पेनिसिलिन जी था उसका स्पेक्ट्रम क्या था, बट उसका जब इम्प्रूव मॉडिफिकेशन किया गया तो उनका स्पेक्ट्रम कैसा हो गया, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट कर सकते हैं. क्या फर्क होता है बायोलॉजी वाले बताए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? मैंने ढूंढा था, मैंने बार बार मैं भूल जाता हूँ. आप भी भूल गए, वो छोड़ दो भाई. ओके. इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर द सेंसिटिविटी. जब आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देते हो तो पेशेंट के एलर्जी को ध्यान में रखना पड़ता है. डॉक्टर बनो तो ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स देने से पहले एलर्जेटिक से चेक करना पड़ता है, और देने के बाद 4 दिन में फॉलोअप. पेशेंट कंप्लेन तो नहीं कर रहा है ना एनर्जी का, सॉरी एलर्जी का. गॉट इट? समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई it is absolutely essential to test the patient for the sensitivity of penicillin before it is administered. Okay. In India, penicillin is manufactured by Hindustan Antibiotics. सबसे पहली कंपनी थी. अब तो काफी सारे हो गए, काफी सारे नाम भी मुझे 1-2 ही याद है, सन फार्मा, कैडिला, बट ऐसे काफी सारे हैं. एक जी पर से है,
बट दिस इज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, जो सबसे पहले पिंपरी में थी. ओके, नेम ऑफ द प्लेस इन अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट थी, गवर्नमेंटल भी नहीं थी. ओके, क्लोरएम्फेनिकोल is isolated in 1947, which is a broad spectrum antibiotic that is rapidly absorbed by the gastrointestinal tract and hence can be given orally in case of typhoid, yeah, dysentery, yeah, acute fever, certain from the urinary infections, या तो फिर मेनिंगिटिस या फिर न्यूमोनिया. सब डिसीजेस के नाम है, सब एलर्जेटिक डिसीजेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं. और ये जो क्लोरएम्फेनिकोल्स जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होती थी और इसलिए ओरली पिल दिया जाता था. क्या दिया जाता था? पिल. बात समझ में आ रहा है? दूसरा मेडिसिन है वैंकोमाइसिन और है ऑफ्लोक्सिन और दे आर अदर इंपोर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. दूसरा है एंटीबायोटिक्स, ओके, डाइसिरिन, which is supposed to be a toxic towards the certain strains of the cancer cell. तो लास्ट पोर्शन में जब आप आते हो तो स्टोरी में कंक्लूड किया जाता है नेम ऑफ द ड्रग. हर एक थ्योरी में आप ऐसा देख रखा होगा. गॉट इट? थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा लिख के रेडी करोगे तो जल्दी हो जाएगा. और ये सब क्वेश्चंस के थ्रू ही ज्यादा पूछा जाएगा, बीच में डाल दिया जाएगा ना सब क्वेश्चन, पूरा लंबा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है. अब एंटीसेप्टिक किसको बोलेंगे? तो सिंपल, अभी हमने पढ़ा वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ा. ओके, अब एंटीसेप्टिक, तो दे आर प्रिपेयर्ड टू अ लिविंग टिश्यूज सच एज एंटीसेप्टिक ट्यूब्स आते हैं, आपको पता होगा, या लिक्विड्स आते हैं. वो तब लगाते हैं जब बॉडी में ओपन वाउंड्स होते हैं, घाव होते हैं. आया समझ में? मानो कि मस्त बाइसिकल लेके जा रहे थे, छिल के घर पे आ गए, पैर वगैरह है ना, तो अब क्या है, वो ओपन वाउंड है, पूरा दिखेगा और वहां पे भी बैक्टीरिया, फंगस, सब कुछ कलेक्ट हो सकता है क्योंकि वो तो ओपन सरफेस मिल गया. तो इधर हम उसको कवर करके रखते हैं या बैंडेड लगाते हैं, छोटा है तो ओपन ही छोड़ देते हैं. बट हमें क्योर के तौर पे वहां पे बैक्टीरिया या फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, उसके लिए एंटीसेप्टिक यूज करना पड़ेगा. आया समझ में? तो वाउंड, कट्स, अल्सर्स है, डिसीज ऑफ स्किन सरफेस है, जो ओपन सरफेस, आउटर सरफेस की बात हो रही है, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा. जिसमें कौन सा आएगा? फ्यूरेसिन. ओके, दूसरा बहुत फेमस है ना, बराबर, सोफ्रामाइसिन, जल जाते तो भी लगाते हैं हम. सो दिस आर द नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स के जैसे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक में कौन आएगा? डेटोल. कंपनी नहीं है भाई, डेटोल कंटेन है, उस पे से कंपनी ने अपना नाम रख लिया है डेटोल. बाकी डेटोल एक कंटेन है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक. दैट मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस होता है उसको क्या करना है? किल करना है. क्या करना है? किल करना. तो दैट इज, डेटोल इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइनॉल और दूसरा है टर्पिनॉल. ओके, दोनों के फॉर्मूला आपको दिखाए गए. गॉट इट? ओके, दूसरा है बाइथिनॉल. दिस इज अ कंपाउंड कॉल्ड बिथिनॉल. यहाँ पे थिनॉल है और यहाँ पे क्या आएगा? आल आएगा. गॉट इट? विच इज एड टू द सॉप एज अ इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. ओपन सरफेस स्किन पे बाथिंग सॉप में इसको यूज किया जाता है. गॉट इट? और खास करके ऐसे सॉप जो मेडिकल सॉप्स होते हैं, जैसे पिंपल्स के लिए वगैरह के लिए आते हैं, एलर्जी के लिए यूज होते हैं, मतलब स्किन डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सॉप देते हैं हमें. आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, बहुत ही पावरफुल. 2 to 3% solution of alco water mixture known as tincture of iodine या tincture of iodine. That is the solution, iodine plus alcohol, okay, which is applied on the wounds पे apply किया जाता है. Iodoform is also used. Iodoform मतलब पता है ना? CHCl3 chloroform, CHI3 iodoform, which is used as an antiseptic for wounds. Boric acid, dilute aqueous solution which is weak antiseptic for eye. ओके, तो अगर आप कहीं आईज के चेकअप के लिए गए हो तो बाहर वो कंपाउंडर आएगा ऐसे क्या लेके, डब्बी लेके, और फिर आपकी आंखों में डाल देगा, फिर बोलेगा किसी को लेके आए हो, क्योंकि आधे घंटे तक दिखने वाला नहीं है क्लीन, क्योंकि उसमें आईज साफ हो जाते हैं, पूरा जो लेयर होता है ना कोलाइडल वो साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाते हैं, तब डॉक्टर उसको एग्जामिन कर पाते हैं. नहीं किया है कभी ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है. ओके, और फिर नॉर्मल विजन वापस आता है
विद इन हाफ आवर। तब तक डॉक्टर चेकअप भी कर लेता है, चेकअप होने के बाद बैठा रहना होता है, जब आपको ब्लड दिखना बंद हो तो आपको निकलना है। नहीं कोई लेके आए हो तो ठीक है, खुद आए हो तो ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। ओके, तो दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड उसमें काम आएगा, डिसइंफेक्टेंट, सॉरी एंटीसेप्टिक के तौर पे। ओके, डिसइंफेक्टेंट्स में क्या आएगा? तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू द इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर। उनका भी काम तो एंटीसेप्टिक का ही है, लेकिन एंटीसेप्टिक हमें बाउंड पे लगाने होते हैं, बॉडी सरफेसेस पे लगाने होते हैं, इसीलिए डाइल्यूट होने चाहिए। फिर जला देंगे नहीं तो चमड़ी को, है ना। फिनाइल भी एंटीसेप्टिक ही है, डालो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में आया ना। तो वो फ्लोर जो होते हैं, फ्लोर के सरफेसेस वगैरह जो होते हैं, वहां पे हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने दे दिया, फिनाइल। क्या आता है? फिनाइल। मेडिसिन या आप हॉस्पिटल में जाते हो तो स्मेल करेगा ही करेगा, है ना, पूरी सरफेसेस उसको क्लीन की जाती है। गॉट इट? So disinfectants are applied to the intermediate objects such as floor, drainage system, instruments, etc. Some substance can be act as a antiseptic as well as disinfectant by varying the concentration. For example, अगर आप 0.2% solution of phenol लेते हो तो that is antiseptic, वो हम बाउंस पे लगा सकते हैं। बट अगर आप 1% का सॉल्यूशन लेते हो, जिसको हम फिनाइल बोलेंगे, 1% कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो फिनॉल का है, फिनाइल, जो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मतलब सरफेस पे यूज कर सकते हैं। आया समझ में? क्लोरीन 0.2 to 0.4 ppm है एक्वेशियस सॉल्यूशन में। सल्फर डाइऑक्साइड इन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन दे आर एक्ट एज अ, तो क्लोरीन हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं, वाटर के टैंक्स के अंदर डाल देते हैं ताकि उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन हो तो वो किल हो जाए। समझ में आया? Yes or no? Okay. Now next is anti-fertility drugs. Okay, because India is a very high populated country. China is again a high populated country. So anti-fertility drugs are needed. Okay, to stop the population, yeah, to decrease the rate of population. Okay. So antibiotic revolution has provided a long and healthy life to the people. लोग मर जाते तो ठीक था, पॉपुलेशन का कंट्रोल वैसे ही होता जाता अपने आप से। बट जब ड्रग्स और वगैरह में एडवांसमेंट हुआ तो लोगों की लाइफ बढ़ गई, लोगों की लाइफ बढ़ गई तो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नीड्स बढ़ेंगे, नीड्स बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, प्राइस बढ़ेंगे, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज दैट। इन शॉर्ट, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उसके पीछे का एक रीजन है पॉपुलेशन। ओके, सो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ऑलमोस्ट डबल। 50 साल जीते थे उसकी जगह पे 80 हो गए, 80 के बाद बाईपास सर्जरी होती है और 20 कुछ लेते। तो ऑलमोस्ट क्या हो गया? डबल द इंक्रीज। अच्छा है आप लोग मेरी स्पीड को पकड़ पा रहे हो, है ना, मतलब अब हैबिटेट हो गए हो। बाकी कभी कभी मैं भी फील करता हूँ कि बहुत जल्दी बोलता हूँ ना, क्योंकि ट्रबल ऐसा है कि इतना लंबा सिलेबस और मैं वो ऐसे ऑलमोस्ट डबल ऐसा बोलने जाऊँ तो कब खत्म हो। चलो, so listen, the increased population has caused many social, okay, मैंने कल मेरा 11th-12th का स्कूल विजिट किया, मैं मोडासा गया था ना, तो मैं मोडासा से पढ़ा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे गुरुजी को नहीं मिल पाया, लेकिन जिन लोगों को मिला उनको मेरे को मेरी आइडेंटिटी नहीं देनी पड़ी। मैं गया, दे आर शॉक, बोल एक वेरिंग लुक में भी मुझे पहचान लिया, वो मेन बात है। एक हमारे सर के लेफ्ट हैंड बोलो राइट हैंड बोलो प्यून के तौर पे थे, सतीश भाई करके। आओ देखो, मैंने मेरा हॉस्टल रूम विजिट किया, व्हाट्सअप मैंने यादें ताजे थी कल मन हो रहे, क्योंकि मैंने काफी बार स्टोरी सुनाई हुई है कि मेरी स्कूल क्या थी। सी में पढ़ने का, इधर जाओ तो क्लास, इधर जाओ तो रूम। ओके, तो अच्छा है, मजा आया मेरे को। और आज भी वही एनवायरनमेंट से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुशी है कि मैं जिस रूम में गया उस रूम में मैंने देखा, क्योंकि हमें ना नया हॉस्टल मिला था, मेरा सेकेंड ईयर का बैच था, तो सारी चीज़ें नहीं थी, आज सब गंदी हो गई है। लोगों ने कितनी साल के एवरी ईयर बच्चे चेंज होते हैं, सब अच्छे से तो क्योर नहीं करते, लेकिन वही सिस्टम, एक रूम के 4 कॉर्नर में 4 बेड, बीच में टेबल, टेबल में वो नाइट लैम्प जैसा पढ़ने के लिए, उसके ऊपर स्टडी का स्टोरेज टेबल, कॉर्नर में कपड़ों के लिए एक टेबल, और रेक्टर वही घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे पट्टी लेके, ताकि कोई सोए ना, सब पढ़े। 4 लोग वही शांति से पढ़ रहे थे, अलग अलग चेयर लेके। रूम में एक पढ़ता है तो 4 पढ़ते हैं, समझ लेना।
ऐसे भी रूम थे हमारे जिसमें एक भी नहीं पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, बराबर, बट द एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर से हम भी क्रिएट करेंगे, फुल्ली डिसाइड हो चुका है, कोरोना की वजह से लेट हो गया 2 साल, बट नेक्स्ट ईयर से 6 आवर का प्लान रहेगा। 6 आवर्स के प्लान में सिंपल सा है, 2 आवर का ट्यूशन या 3 आवर का ट्यूशन। अगर 2 आवर का ट्यूशन होता है तो पढ़ने का आवर कम करेंगे, या 3 आवर का ट्यूशन होता है तो पढ़ने का आवर, सॉरी 2 आवर का होता है तो बढ़ जाएगा, 3 आवर का ट्यूशन हो जाता है तो कम हो जाएगा। इन शॉर्ट 2 आवर्स पढ़ाई, फिर 1 आवर्स आपको प्रिपरेशन का मिलेगा जो मैंने अगले दिन पढ़ाया होगा, फिर वही उसके बाद के तुरंत 1 आवर्स में आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद वापस 1 आवर्स आपको अनदर स्टडी करनी है और 1 आवर्स का होमवर्क करना है जो मैंने आज पढ़ा है। ऐसे करके 6 आवर्स कंप्लीट करना है। 6 आवर्स में आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ आपको अपना नॉर्मल ड्रिंक करना है, पानी हो जो भी घर से लेके आए। आया समझ में? ये 6 आवर की बैचेस नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है, आप नहीं आओगे डेफिनेटली, बट आप उसका अपना बैड लक समझ लो। क्यों? इसमें रीजन क्या है कि जब आपके 20 के 20 स्टूडेंट्स, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, वो इसमें जो एब्सेंट रहा ना उसके पास से पैसे वसूलने वाला हूँ फीस के अलावा के, और उनको निकालने वाला हूँ, समझ लो। तो सिस्टम में नहीं रहना। फिर अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ और वो आए ही नहीं, साल महीने के 10 ही दिन आए, तो फिर फायदा रहेगा उस सिस्टम का? कुछ नहीं रहेगा। बट द थिंग इज वॉट, समझो कि 10 का बैच है, उसमें से 3 तो पढ़ते ही है, वो तो यहाँ पे भी पढ़ते थे, घर पे भी पढ़ते थे, बट वो 3 को देख के 7 सुधर जाएंगे, क्योंकि सबको साथ में बैठ के पढ़ना है। इसलिए तो यहाँ पे टीवी मोबाइल जाके मेरा था, आप भी लगा देंगे। सो द थिंग इज वॉट, समझो कि वो वही नेचर हमें, वही थिंग हमें मिला था। हम पेरेंट्स से दूर रहते थे, हमारा तो 7 से लेके 12 रात के स्कूल ही समझ, सब पढ़ना, पढ़ने के अलावा कोई डिस्ट्रक्शन ही नहीं। मोबाइल तो भूल ही जाओ, 6 घंटे में मैं भी मोबाइल भुला दूंगा नेक्स्ट ईयर से। और जब इतना मैं करवाऊंगा, आप घर से जाके क्या करो मुझे क्या मतलब, मैंने होमवर्क क्या करवा दिया, मैंने 7 क्वेश्चन पढ़े तो 7 के 7 का टेस्ट लिया है, समझ में? तो फिर आप घर से जाके स्कूल का काम करना रहा आप लोगों को, और घर पे जाके मेरा कुछ भी ना काम करो तो भी मेरे को तो रिजल्ट मिलने वाला है। वे वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे 3 आवर पढ़ाने के बाद घर पे जाके, वो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो ये प्लानिंग मुझे करना था 2 साल पहले से ही, लेकिन ड्यू टू द कोरोना कर नहीं पाए। अब नेक्स्ट ईयर से तो डेफिनेटली करेंगे, बराबर। चलो वापस यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑलमोस्ट डबल। Increased population has caused many social problems in terms of food, resources, environmental, employment. Many problems are there. To control this problem, हमें population को control करना पड़ेगा. And this has led to the concept of what? Family planning. इसलिए तो गवर्नमेंट ऐड करते रहते हैं, हम दो हमारे दो, ऐसे करके। पहले स्लोगन होते थे, विलेजेस में ज्यादा लिखे जाते थे, ओके, क्योंकि लोग अवेयर हो। तो उसके लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं विच आर यूज्ड इन दिस डायरेक्शन। बर्थ कंट्रोल पिल्स essentially contain a mixture of synthetic estrogens as well as progesterone derivatives. दोनों sexual hormones है, got it? Both of these compounds are the hormones, and it is also it is known that progesterone suppresses ovulation. Okay, ovulation को वो क्या करेगा? Suppress, कम कर देगा। Ovulation is the process before fertilization. Okay. Synthetic progesterone derivatives are more potent than the progesterone. जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होते हैं उससे ज्यादा पोटेंट कौन होते हैं? प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स। नॉरेथिड्रोन, ओके, नॉरेथिड्रोन is an example of what? Synthetic progesterone derivatives, most widely used as a what? Anti-fertility drug. The estrogen derivatives which is used in a combination with progesterone, हाँ वही होगा, progesterone derivatives is nothing but which one? Yes, ethinyl estradiol which is known as novestrol. ओके, ऐसे वर्ड्स को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समझ के 2 पार्ट में ब्रेक करके ओके पढ़ना है। तो वो भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, बोलो कोई डाउट? तो एक बड़ा सा टॉपिक चैप्टर का हमने कंप्लीट किया, दैट इज अबाउट ड्रग्स एंड मेडिसिन। दैट इज अबाउट व्हाट? ड्रग्स एंड मेडिसिन। हमने बोला था इस चैप्टर को 3 कैटेगरी में हम कंप्लीट करेंगे। कौन से 3 कैटेगरी? ड्रग्स,
या मेडिसिन बोलो, फिर फूड एजेंट्स एंड देन क्लीनिंग एजेंट। ओके, तो अब फूड एजेंट आज स्टार्ट करेंगे, बोलो। चलेगा, दोनों नेम है, बट दोनों याद रखना एमसीक्यू के लिए। हाँ हाँ, थ्योरी में चलेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए कि अगर पूछे एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन सा है, तो दोनों नाम याद रहने चाहिए ना। इसलिए तू जब एमसीक्यू के लिए याद रख रहा है तो थ्योरी में दो लिखने में क्या तेरे को दिक्कत है? अल्टीमेटली तो याद रखने का ही प्रॉब्लम है ना। ओके, तो इसीलिए हमें सब नाम याद रख के जाने हैं। बोलो, कोई डाउट? ओके, एक्सप्लेन इंपोर्टेंस केमिकल इन अ फूड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो केमिकल्स आर एडेड फॉर द फूड, और सॉरी, एडेड टू फूड फॉर कौन से रीजन के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं? तो पहले तो प्रिजर्वेशन, बचाने के लिए, लंबे टाइम के लिए, है ना। अगर मैं हलवाई हूं तो मेरी मिठाई गुजरात में नहीं पूरे इंडिया में बचनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आज बनाई तो मानो कि जम्मू में पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? 2-3-5 दिन तो लगेगा। तब तक वो तो और उसके बाद कोई उसको खरीदेगा तो भी महीना जाएगा। तब तक वो क्या होनी चाहिए? बच के रहनी चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए। समझ में आया एम ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है ना। मैं कोई हलवाई नहीं हूँ, बट हम सब खरीदते हैं ना बाजार से मिठाई वगैरह। वैसे मेरी हैबिट नहीं है और काफी कम भी है। मैंने दीपावली में भी मिठाई नहीं खरीदी। ना खाना है ना खिलाना है, सिंपल। किसी के घर जाना नहीं है, मिठाई खानी नहीं है, और किसी को घर आए तो मिठाई नहीं खिलानी है, बाकी सब खिलाएंगे, जो अच्छी चीज है वो। चेंज तो करना पड़ेगा, कहीं से तो चेंज चालू होना चाहिए। तो मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि प्रिजर्वेशन में भी क्या यूज होता है। तो क्यों करे हमारे बॉडी के साथ छिंगवार? आया समझ में, है ना। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 है तो हम क्यों 110 साल ना जिए? हमने कुछ गलती की है? और नेचुरली अगर हम जिए तो अच्छा ही है ना। बात समझ में आया ना। ओके, दूसरा है एनहेंसिंग दैट अपीयल। जितने भी मिठाई है, कुमार खट्टन को बाहर से देखने का, अंदर नहीं जाने का। मस्त मस्त चमका के रखा होगा। ओके, कोई ग्रीन कलर का होगा, कोई येलो कलर का होगा। वो फॉइल की बात छोड़ दो, फॉइल तो ठीक है। ओके, सिल्वर फॉइल होती नहीं होता है। ओके, आप दोनों देखा ना। ओके, चलो, बात का भी अपील की बात आती है, बराबर। अलग अलग कलर्स हम यूज करते हैं। एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, यही एक थोड़ा पॉइंट है जो अच्छा लगता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ठीक है। ओके ओके, तो दिस इज द 3 मेन पर्पस फॉर विच वी आर यूज द केमिकल इन अ फूड। मेन कैटेगरीज ऑफ द फूड एडिटिव एज आर फॉलो। सबसे पहले हम वो एपीएल को चेंज करेगा। आपको बताना है ऊपर में से कौन सा 3 एम में से कौन सा एम सेटिस्फाई हो रहा है। फूड कलर में क्या होगा? एपीएल चेंज होगा। फिर फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, वो प्रिजर्वेशन में तो नहीं, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू में या टेस्ट में चला जाएगा। चलो, ये कोई कैटेगरी में नहीं जाएगा, बट ये फ्लेवर्स या स्वीटनर ऐड किए जाते हैं। ओके, फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रिजर्वेशन में चला जाएगा। फ्लोर इम्प्रूव्स एंटी स्टेलिंग एजेंट्स और ब्लीचेस, अगेन प्रिजर्वेशन में जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेशन में, अगेन प्रिजर्वेटिव का एक अलग से क्लास है। एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाली कैटेगरी में जाएगा, सच एज मिनरल, विटामिन एंड अमाइनो एसिड। एक्सपेक्ट केमिकल फॉर द लास्ट कैटेगरी। नॉन ऑफ द अबव एडिटिव्स हैव अ न्यूट्रिशन वैल्यू। जब डायरेक्टली न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी मेडिकली यूज में ही यूज होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन का डब्बा आएगा, पूरा डिब्बा आता है। वो एज अ ड्रग से, एज अ मेडिसिन ले रहे हो, बट वो हो गया क्या? न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट। बात समझ में आया? चॉकलेट पाउडर मेरे घर में है, अभी पेशेंट को मिला है तो चॉकलेट पाउडर है। खाओ तो चॉकलेट जैसा लगेगा, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन है। तो दैट इज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो सही है। वो बाजार से कोई अपने आप नहीं खरीदने वाला, डॉक्टर बोलेगा तो ही खरीदेगा। तो बाकी सब जो भी हम खरीदते हैं वो सब में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। These are added either increase or shelf life, या तो फिर श्योर फूड फॉर अ कॉस्मेटिक पर्पज। एक तो प्रिजर्वेटिव यानी कि लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, दूसरा कलर बलर डालने के लिए, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए। ओके, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ओनली स्वीटनर एंड फूड प्रिजर्वेटिव। तो स्वीटनिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा सुक्रोज, जो तो हम हर रोज खाते हैं, टेबल शुगर। ओके, so it is added to the caloric intake, therefore many people prefer to use which one? हाँ, तो वो तो नेचुरली सुक्रोज तो हम खाते ही है, कैन शुगर हम लाते ही है मार्केट से। ओके, बट उसमें प्रॉब्लम ऐसा है, खाने के बाद कैलोरी भी ऐड कर देता है और ज्यादा ऐड करता है ना। तो
लोगों को ऑलरेडी अगर शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का, तो उनकी कैलोरी भी बढ़ने लगेगी। एंड दैट्स वाई वो फिर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे जाएंगे। उनको स्वीट तो खाना ही है लेकिन कैलोरी बढ़ानी नहीं है, तो कौन से स्वीटनर्स काम लगेंगे, आर्टिफिशियल। सम अदर कॉमनली मार्केटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर गिवन बिलो। उसमें आएगा एस्पार्टेम, सैकेरिन, सुक्रोलेस एंड एलिटेम। अब देखो, अगर सुक्रोज के लिए हम 1 माने, सुक्रोज का स्वीटनिंग रेशियो कितना माने 1, तो एस्पार्टेम जो है उससे 100 गुना ज्यादा स्वीट है सुक्रोज पे। सैकेरिन जो है वो सुक्रोज से 550 गुना स्वीट है, मतलब 1 ग्राम अगर ले तो 550 गुना ज्यादा स्वीट लगेगा। आया समझ में। सुक्रेलोस 600 एंड एलिडेम 2000। आया समझ में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा लॉजिक ऐसा भी बन सकता है कि मैं 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम हुआ, मैं 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम एलिटेम, नहीं सॉरी, मैं अगर 2 किलोग्राम शुगर लूं, क्या लूं, शुगर, तो मुझे सिर्फ 1 ग्राम एलिटेम लेना पड़ेगा। उतना स्वीटनिंग है उसमें, बहुत ज्यादा। बात समझ में आया। ओके, तो देखो हर एक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आएगा एस्पार्टेम। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्योंकि 100 गुना ही ज्यादा था और हमें सुक्रोज के कंपेयर में उतना ही ज्यादा चाहिए, बराबर। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज ऑफ व्हाट, कैन शुगर। इट इज मिथाइल एस्टर। इसका केमिकल कंपोजिशन देखने जाए तो मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म बाय एस्पार्टिक एसिड एंड phenylalanine. Use of aspartame is limited for the cold food and soft drink because it is unstable at the cooking temperature. ठंडी चीजें को अगर स्वीट बनाना है तो तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, कुकिंग में यूज नहीं कर पाएंगे जहां पे हम हीट प्रोवाइड करने वाले। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज सैकेरिन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। नाम याद रखना पड़ेगा, और मैंने बोला इस चैप्टर में सबसे पहली मेन टास्क आपकी आएगी नाम लिस्ट बनाने की। ओके, also that is known as saccharin, which is the first popular artificial sweetener agent जो आप टीवी में यूज एड्स देखते होंगे, शुगर फ्री शुगर फ्री। ओके, वो शुगर फ्री मतलब कि कैलोरी नहीं प्रोवाइड करेगा, स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा, और इसमें यही कंटेंट होते हैं। ओके, इट कैलोरी नहीं होता, स्वीट होता है नहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल शुगर में से बनता है, कैन शुगर में से नहीं। बात समझ में आया। देखो नेचुरली तो अच्छा नहीं रहेगा, बट द थिंग इज व्हाट, जिसको डायबिटीज है उसको स्वीट नहीं खाना होता है क्योंकि कैलोरी बढ़ जाती है, तो उसको स्वीट का टेस्ट मिल जाएगा लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ेगा, तो समहाउ उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी केमिकल चीज बॉडी के लिए क्या होगी, तो फिर तुम मुझे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें ही पता है। ओके, अब मेरे अच्छे बोलने से वो चीज अच्छी थोड़ी हो जाएगी वो जस्टिफिकेशन कर रहा है कि अगर सर कभी बोल देना अच्छा है तो मैं खाना स्टार्ट रखूँ अगर सर बोल दे बुरा है तो मैं बंद कर दूँ आज से। बाकी हमें सब कुछ लॉजिकली तो पता ही होता है, ठीक, बट फिर भी हम ध्यान रखने के लिए क्या है, सबको पता है कि पिज्जा तो डिस्ट्रॉय करेगा हमारे स्टमक को, तो भी खाते हैं ना, क्योंकि मजा ही तो है पिज्जा खाने में। तो बात ये है, आर्टिफिशियल शुगर होती है। देखो चॉकलेट बनाने के लिए हम कैन शुगर, टेबल शुगर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चॉकलेट्स में कैलोरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो शुगर फ्री चॉकलेट जिसकी नाम होती है उसके अंदर आर्टिफिशियल है, जो हमने एस्पार्टेम, सैक्रेलिन, सैक्रोलोज ऐसे शुगर कंटेंट डाल दिए जाते हैं जो आर्टिफिशियल है, मतलब केमिकली बनाए हुए है। नेचुरल सोर्स उसका, कैन शुगर का नेचुरल सोर्स क्या है, कैन, यस और नो, बट वो आर्टिफिशियल बनाए हुए, वो स्वीट तो लगेंगे, चॉकलेट चॉकलेट तो लगेगा तुम्हें, क्या लगेगा, चॉकलेट तो लगेगा, लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ने देगा, उसके अंदर कोई कैलोरी वैल्यूज नहीं होते। बात समझ में आया ना। ओके, तो यहाँ पे वापस आते हैं। इट हैज बीन यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट और yes, ever since it was discovered in 1879. It is about 550 times sweet as a cane sugar. It is extracted from the body in a urine unchanged. ये सही है, वो बॉडी में मेटाबॉलिज नहीं होता है, बॉडी को टेस्ट दे देता है स्वीटनिंग का, बट मेटाबोलाइज नहीं होता है और यूरिन से निकल भी जाता है। ओके,
कि क्या करने बैठा है, पढ़ने बैठा है या मेरी टेस्ट लेने बैठा है। और उसके हर एक क्वेश्चन के आंसर को मुझे संभल के जवाब देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये डाउट है कि एक क्वेश्चन में से आंसर में से वो दूसरा क्वेश्चन निकाल के ना लाए। अब धीरे करके वो स्वीट चॉकलेट से कहाँ पहुंचा है, कब खाया तूने भाई? वो तुम खुद गूगल कर लेना, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। मैंने को चॉकलेट से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, मेरे को चॉकलेट मिलती है ना तो भी मैं दूसरे को दे देता हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे मेरे सर ने ऐसा बोला था बेटा चॉकलेट मत खाना, तो मैं नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं आ रही है। तो आप देखना, जब आप मुझे चॉकलेट देते हो ना, तो मैं किसी गर्ल्स को दे दूंगा, इधर उधर करा दूंगा, और या तो घर में ले जाता हूँ, तो अब तो घर में भी बंद कर दी। और मैंने पूरे क्लास में ही चॉकलेट बंद कर दी, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चाहे वो कड़वी हो चाहे वो स्वीट हो। ओके। तुम्हें खाना है तो घर की रोटली खा लो भाई। खुश रहो। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी इन अ यूरिन unchanged. It appears to be a entirely inert and harmless when taken. ओके, हेल्थ कॉन्शियस बन जाओ। मैं तो हूँ ही ज्यादा, आपको पता है कि ज्यादा आपके टाइम में मैंने जब 12th स्पेंड किया है, 12th के पूरा ईयर, तो मैंने काफी बार हेल्थ की बातें की हुई है और आपको अच्छी सीख भी दी हुई है। बराबर, तो हमें चॉकलेट छोड़नी है। हमने अपने लाइफ में खा लिया 10th तक, बहुत है, मैंने भी खाया होगा, मैंने भी फूड पैकेट खाए होंगे, बट अब मैं हो सके उतना उसको कम करता हूँ। तो आप धीरे धीरे अभी हैबिट लगाइए, ताकि आप मेरी एज पे उसको निकाल पाओ, निगलेक्ट कर पाओ। आया समझ में? हाँ, कहीं गए ओकेशनली खा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं, उसकी हैबिट होना गलत बात है कोई जिसको हर रोज एक चॉकलेट चाहिए? हाँ है, चलो, तो वो गलत बात है, सुनो। ओके, वापस यहाँ पे आते हैं। इट्स यूज इज द ग्रेट वैल्यू टू द डायबिटिक पर्सन। क्योंकि देखो, मैंने बोला, वैसे मैंने एक ही सेंटेंस पढ़ के बोला कि अच्छा है, कौन सा? यूरिन वाला। वो बॉडी के अंदर जाता है, स्वीटनिंग टेस्ट प्रोवाइड करता है और बाहर भी निकल जाता है। आया समझ में? तो डायबिटिक पर्सन के लिए काफी काम का है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन को तो शुगर से दूर ही रहना है। अब वो आर्टिफिशियल शुगर अगर यूज करे तो उसको स्वीट का टेस्ट तो मिल जाएगा। डायबिटिक किसी भी पर्सन को थोड़ा स्वीट टेस्ट चाहिए, और वैसे भी गुजराती पीपल्स को तो स्वीट चाहिए ही, तो उनके लिए काम आएगा। समझ में आया कि उनको स्वीटनेस का टेस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन कैलोरी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, बॉडी के अंदर शुगर कंट्रोल रहेगा। ओके, इट्स ग्रेट यूज वैल्यू फॉर डायबिटिक पर्सन एंड द पीपल हु नीड टू कंट्रोल, जो डाइटेशन मतलब डाइट फॉलो करते हैं, उनको कैलोरीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, उनके लिए काम का है। समझ में आया? आया ना? ओके, और खाने में भी यूज किया जाएगा, क्योंकि ये हॉट टेम्परेचर मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। वो पहले वाला नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता था। गॉट इट? चलो, सुक्रेलोज। Sucralose is a trichloroderivatives of the sucrose. Okay, it appearance and the taste like the sugar. It is stable at cooking temperature. It does not provide calories. And alitem, it is a highly potency, although it is a more stable than aspartame, control the sweetness of the food, difficult while using it. Why? Alitem 2000 times ज्यादा स्वीटनिंग था। आप जहां पे 2 किलोग्राम शुगर यूज करते थे ना, वहां पे आपको 1 ग्राम एलिटेम डालना है। अब 2 किलोग्राम शुगर तो मैं बड़े पूरे घर का लाडू बनाऊं तब यूज करना था। अब मेरे लिए 2 पर्सन के लिए लाडू बनाना हो तो मेरे को कितना, 200 ग्राम भी नहीं, 20-25 या चलो 200 ग्राम शुगर यूज करना था, तो मैं एलिटेम कितना डालूंगा? 1 ग्राम का कितना आधा करूंगा? तो स्वीटनेस का कंट्रोल होगा नहीं। बट जब लार्ज क्वांटिटी में अगर काम करना है तो एलिटेम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? इन शॉर्ट, हाँ डेफिनेटली। भाई, बंदे ने बनाई क्यों है, इंसान ने चीजें बनाई क्यों है? दूसरे खरीदे, सब इकोनॉमिकल पॉइंट व्यू ऑफ है। और दूसरा, जो भी आप शुगर फ्री शुगर लेके आओगे मार्केट में, एक कंटेंट नहीं होगा। अब देखना, इसके भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और वो भी कंटेंट में हो सकते हैं। हम तो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। बात समझ में आया? ओके, यस, हम अभी भी ए पे स्टिक है। एक्सप्लेन द फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड antioxidant in the food. Food preservative. Food preservative prevent the spoilage of the food due to the microbial growth. The most commonly used preservative include table salt. Salt होता है। दूसरा क्या हो सकता है? शुगर, जो नेचुरल सोर्सेस है। ओके, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सोडियम बेंजोएट होते हैं, C6H5COO दिस इज द सोडियम बेंजोएट। ओके, तो हम वेजिटेबल ऑयल, शुगर, टेबल सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं, खाने में डालते हैं। आया ना? क्योंकि हमारी आज की लाइफ वैसे डालना ही होता है, हम तो बोलते हैं टेस्ट के लिए डालते हैं। तो एक तो टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन सप्लाई, उसके अलावा थर्ड रूल है प्रिजर्वेशन।
ऑयल में पकाया हुआ फूड थोड़ा लंबा चलता है, ओके 2-3 आवर तक चलता है। और हमारे आज की लाइफ में ऐसा ही होता है, मम्मी का जॉब है तो 9 बजे खाना बन जाता है, खाना होता है 12 बजे, पापा टिफिन पैक करके निकल जाते हैं 9 बजे, खाना होता है उनको 12-1 बजे, कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता तो 3 बजे, ओके तब तक तो वो प्रिजर्व रहना चाहिए ना। तो ये टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल वो हमें काम करेंगे, ओके। सोडियम बेंजोएट विच इज यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड मेटाबोलाइज इन द बॉडी, कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है और बॉडी में जाए तो भी ट्रबल नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर उसका क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड आर आल्सो यूज्ड फॉर अ प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, दिस आर द इंपॉर्टेंट नेसेसरी फूड एडिटिव्स जो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ओके। दिस हेल्प्स अ फूड प्रिवेंटेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन अ फूड एंड दिस आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन द फूड मटेरियल। एक फूड मटेरियल होगा साथ में एंटीऑक्सीडेंट होगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ताकि ऑक्सीजन किस पे रिएक्शन ना कर पाए, फूड मटेरियल्स पे। आया समझ में, आया समझ में, ओके। द टू मोस्ट सिमिलर एंटीऑक्सीडेंट्स आर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT फुल फॉर्म पूछा जाता है काफी बार, एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA। द एडिशन ऑफ BHA टू बटर इंक्रीज द सेल्फ लाइफ फॉर मंथ्स ऑफ ईयर। अमूल बटर में डाल दिया जाएगा, तो अब जब नेक्स्ट टाइम अमूल बटर लाओ तो उसके पीछे के इंटीग्रेट में देख लेना एक बार BHA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ना भी मिले अगर उसका कोई कंपैरिजन होमोलोगस दूसरा कोई कंपाउंड यूज किया जा रहा हो तो। Sometimes BHT and BHA and along with the citric acid are added to produce more effect. Sulfur dioxide, sulfite are also used as a antioxidant for the wine and beer, sugar syrup and curd. Okay, sulfur dioxide and sulfite use करते हैं हम as a what? एंटीऑक्सीडेंट। किसमें, वाइन है, बियर है, वाइन और बियर शुगर में से बना होता है, तो शुगर सिरप से या उसके शुगर सिरप से या तो फिर कर्ड, पेड़, ड्राई फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है जिसमें शुगर कंटेंट है शॉर्ट, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, और वो भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड। आया समझ में। बालाजी की वेपर्स खाइए, है ना, 5 रुपए की आती है, 10 रुपए की, 5 रुपए तो कुछ नहीं मिलता, 10 रुपए की है बट इतनी सूद आती है और पैकेट इतना बड़ा आता है, क्यों, एंटीऑक्सीडेंट फिलअप किया हुआ होता है। बात समझ में आया, आया ना, ओके। तो 2 पोर्शन चैप्टर के खत्म हो गए, अभी थोड़ी देर पहले एक कंप्लीट हुआ था, दूसरा तो इतना छोटा है कि खत्म हो गया। अब थर्ड बाकी बचा, दैट इज कोइनिसिन एजेंट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।